नमस्कार, मैं कमल खुराना, आईसैप इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल के बिहाफ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी एफपीओ के सदस्य, ऑफिस बेयरर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेफेड फीफा के अधिकारीगण, नेफेड के एमडी श्री संजीव चड्ढा सर और हमारे आज के वक्ता श्री विजय सरदाना जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आईसैप 20 साल पुरानी संस्था है डेवलपमेंट सेक्टर में और एफपीओ के साथ जुड़ी हुई है। हमारे सदस्य, हमारी टीम के लोग 20 स्टेट में 100 डिस्ट्रिक्ट में करीब 200 से ज़्यादा एफपीओ बना चुके हैं और आप सबके साथ जुड़े हैं। और अब जो फीफा नेफेड के साथ में एफपीओ का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, जिसमें लगभग 500 एफपीओ रजिस्टर्ड हैं और मैं मान के चलता हूं कि वो तो ही हैं और इसके अलावा जो बाकी एफपीओज आज हैं जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में लगी हैं, उनके लिए हमारे पास में एक नंबर और मेल आईडी अभी आपको एक बार फ्लैश किया जाएगा। आप उनके टच में रह के जुड़ सकते हैं। ये फीफा नेफेड के साथ में सारी एफपीओ को जोड़ने के साथ में हमारा एक ये भी ध्येय था कि उनको अच्छी से अच्छी सेवाएं दी जा सकें और उसी की श्रृंखला में हम लोगों ने शुरुआत करी थी उद्यमिता अभियान की, जिसकी कि कल पहली कड़ी थी, जिसमें हमारे साथ 2 स्टार्टअप जुड़े थे। वो इंडीग्राम लैब फाउंडेशन, जो कि आईसैप की एक संस्था है, तो ये इंडीग्राम लैब फाउंडेशन और फीफा का ये कल एक साथ शुरू किया हुआ आयोजन था, जिसके का उद्घाटन कल संजीव चड्ढा जी के कर कमलों के द्वारा किया गया था। और मुझे आपको ये बताने में बहुत हर्ष हो रहा है कि हम हर शनिवार को 11 बजे ये सीरीज को चालू रखेंगे। हमारे साथ में हर बार नए नए स्टार्टअप जुड़ेंगे, जो कि एफपीओ के साथ में सारी हर तरह के उनको हर तरह की फैसिलिटी भी मिलेगी और उनके साथ जुड़ने का उनका एक ध्येय है, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से एफपीओ के संग साझेदारी हमारे प्रोग्राम की आज ये दूसरी कड़ी है, जिसमें हम ये हमारा आईसैप का सौभाग्य है कि हम नॉलेज पार्टनर की तरह नेफेड फीफा के साथ में जुड़े हुए हैं। और इसी सीरीज में आज हमारा जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कि आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि फार्म्स एक्ट 2020 से संबंधित हमारे एफपीओ के लिए उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और सारी एफपीओ जो हमारे साथ कल जुड़ी थी, उनका एक बार पुनः स्वागत है। जो एफपीओ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, जिन्होंने कल शायद वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, उनका भी बहुत स्वागत है। और आगे से हमारी आशा रहेगी कि हर शनिवार की सीरीज में आप हमारे साथ जुड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की जो हमारी चर्चा है उसका आप पूरा फायदा उठाएंगे। और हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं अपने एमडी सर से, श्री संजीव चड्ढा जी से निवेदन करूंगा कि वो फीफा का किस तरह से एफपीओ के लिए आगे का विजन है और किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा, उनके विचार भी मिलेंगे। और उसके बाद में फिर हम विजय सरदाना जी के साथ आज की चर्चा करेंगे। उस स्टेज में आके मैं थोड़ा सा आपको विजय सरदाना जी का परिचय भी दूंगा। अभी हम शुरुआत करते हैं अपने श्री संजीव चड्ढा जी, एमडी जी के कर कमलों के द्वारा इस कार्यक्रम की, इस आज की सत्र का उद्घाटन करने के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा श्री संजीव चड्ढा जी से इस कार्यक्रम के लिए आगे हमें मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। कमल, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। सो मैं नेफेड और फीफा की तरफ से आज इस मीटिंग में उपस्थित जितने भी हमारे एफपीओज हैं और हमारे स्पीकर विजय जी हैं, विजय जी को सब लोग जानते हैं, मैं सबको स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि छुट्टी वाले दिन आप सब लोग ज्वाइन किए। जैसे आप जानते हैं कि नेफेड एक नेशनल लेवल एपेक्स बॉडी है। हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं फार्मर से एमएसपी पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और बाकी तो दूसरे काम हैं जैसे रिटेल में है,
नए ब्रांड्स लॉन्च करना, एक्सपोर्ट करना, ये सब काम भी हमने शुरू किए हैं पिछले 3-4 साल में। लेकिन जैसे ये नई स्कीम आई है एफपीओ वाली, तो उसके बाद हमने फीफा जो एक कंपनी है उसको हमने टेक ओवर किया, और ये नेफेड की फुली ओन्ड कंपनी है। इसमें इसको टेक ओवर करने का उद्देश्य ये था कि जितने भी हमारे एफपीओज हैं, जो पुराने एफपीओज बने हैं, हमने ये देखा है कि बहुत से एफपीओ काम नहीं कर रहे हैं, बंद हैं, बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग ही 20% 25% लोग ही एक्टिव है और काम कर पा रहे हैं। कैसे पुराने एफपीओज को हम एक्टिवेट करें, उनका बिजनेस प्लान बनाएं, उनको मुख्यधारा के साथ, मार्केटिंग के साथ जोड़ें। और दूसरा, नेफेड को जो इन्होंने अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने एज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अलॉन्ग विद नाबार्ड, एसएफएसी और एनसीडीसी, तो ये एक अवसर हमें मिला है कि हम नए एफपीओज भी बना पाए। अभी हमने काम शुरू कर दिया है। आईसैप हमारे नॉलेज पार्टनर है, हमने सीबीबीएस को इम्पैनल कर दिया और काफ़ी जगह में हमारा काम चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हमने फीफा को क्यों हमने लिया और उसको आगे हम कैसे करने जा रहे हैं। देखिए, फीफा अगर आप देखें, एफपीओज का नेशनल लेवल पे कोई एपेक्स बॉडी नहीं है, तो नेफेड की तरफ से हमने ये एक स्टेप लिया है कि कैसे हम एफपीओज को नेशनल लेवल पे जोड़ें और पॉलिसी लेवल में हमारी वॉइस कैसे सुनी जाए, गवर्नमेंट से हम कैसे कम्युनिकेट करें। तो इसी संदर्भ में जैसे हमारे सीईओ है मिस्टर सुदर्शन सूर्यवंशी, वो भी आज हैं इस मीटिंग में। तो हम लोग जितने भी एफपीओज अभी हैं और नए बनने जा रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करें, सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताएं उनको कि कैसे वो स्कीम से लाभ ले सकते हैं। जैसे अभी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अनाउंसमेंट हुआ, तो उसमें हमने एक बुकलेट बनाई है। जो बुकलेट सारे जो भी हमारे मेंबर हैं 500, उनको हम दे रहे हैं, उनको गाइड करते हैं कि कैसे डिफरेंट स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज की, उसको कैसे उसमें लाभ ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कोई भी एफपीओ या कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहते हैं कि अपना को एक वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, तो वेयर हाउस के लिए कैसे वो आगे बढ़ेंगे, कैसे उसका डीपीआर बनाएंगे, कैसे बैंक को अप्लाई करेंगे, कैसे हम उसकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करके बैंक से पास कराएंगे। तो ये सारा काम जो है फीफा की तरफ से हम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने जैसे कमल जी ने बताया कि एफपीओज को जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं एग्री सेक्टर में, वो उनके साथ हम कैसे जोड़ें, कि जो स्टार्टअप्स नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई इंटरवेंशंस बना रहे हैं, तो उसको हम लैब से फील्ड में कैसे लेके जाएं। तो एफपीओज को कल हमने 2 प्रेजेंटेशंस कराई, 2 यंग एंटरप्रेन्योर्स थे जिनको हमने प्रेजेंटेशंस कराई। तो ये एक अलग सीरीज हमने शुरू की है, जिससे फीफा का जो एक रोल है नॉलेज डिसेमिनेशन, उसको हम कैसे प्ले कर सकें। तो ये एक हमारी तरफ से छोटा सा इंटरवेंशन है। हम सोचते हैं कि जैसे भी हमारे एफपीओ भाई हैं, हमारे साथी हैं, उन सबको इससे लाभ होगा। साथ ही साथ जो भी एफपीओज हैं जो अपना बिजनेस प्लान बनाना चाहते हैं, पुराने वाले एफपीओज, उनको अगर कोई असिस्टेंस चाहिए गवर्नमेंट से या नेफेड से चाहिए, तो उसमें हम फीफा के थ्रू कैसे हेल्प करें। जैसे मैं अभी आपको उदाहरण दूंगा कि हमने अभी 400 से 500 नेफेड के रिटेल स्टोर कंट्री में बनाना शुरू किया है। रिटेल आउटलेट्स को हम एक्सपैंड कर रहे हैं पूरे कंट्री में। तो जितने भी हमारे एफपीओज हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम कैसे लिंक करेंगे अपने रिटेल स्टोर्स में, हम कैसे फ्री स्पेस उनको देंगे, मार्केट लिंकेज कैसे देंगे, B2B में हम कैसे एफपीओज का जो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कमोडिटीज को वैल्यू एडिशन करके कैसे मार्केट में ले जाएंगे। जैसे एक उदाहरण है कि जो एफपीओज हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ ग्रो कर रहे हैं, तो उनके साथ हम प्राइस एश्योरेंस एग्रीमेंट करेंगे कि जैसे मिलेट्स पे हमारा फोकस है, मिलेट्स में उनको हम प्राइस दे देंगे, हनी में हम प्राइस दे देंगे कि हम आपसे प्रोक्योर करेंगे, मार्केट को देंगे। तो उससे एफपीओज को फायदा होगा, अच्छी प्राइस मिलेगी, मिडिलमैन नहीं रहेंगे, हम डायरेक्टली बीइंग ए नेशनल एजेंसी हम उनसे लेके अपने ब्रांड में बेचेंगे या B2B वालों को बेचेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी इंटरवेंशन हम नेफेड की तरफ से कर। एक हमने 10 करोड़ रुपए का फंड बनाया है नेफेड में, जो हमने फीफा के अंडर रखा है, कि जो क्लस्टर्स हैं एफपीओज के, जहाँ पे जो नए एक्ट आए हैं एपीएमसी के बाहर छोटी मंडियां बनाए, जिसको एफपीओज ओन करेंगे, उनका स्टेक होगा। नेफेड में हमने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जो पूरा नेशनल लेवल पे काम करेगा। उसमें सारे बायर्स को हम लेके आ रहे हैं और सारे जो सेलर्स हैं, एफपीओज हैं, फार्मर्स हैं, सारे उसमें आएंगे। और उस मंडी में जहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, इसके बारे में बाद में भी हम चर्चा करेंगे, पहले भी हम कर चुके हैं। तो उसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक जो है, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, ड्राइंग, पैकिंग
और इनपुट्स का सारा सेल, ये सारी फैसिलिटीज वहाँ रहेंगी और स्टोरेज की फैसिलिटी रहेगी, प्री कूलिंग भी रहेगी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए। तो इसको जब एफपीओज खुद रन करेंगे, जो आज एप्रीहेंशन हो रही है कि अगर कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे, तो हम इससे पहले कोई आया, नेफेड ने शुरुआत की है, हमने 2 मंडियां चला ली हैं, स्टार्ट कर दी हैं, जिसको एफपीओ मैनेज कर रहे हैं हम। नेफेड का 10%, 15%, 20% उसमें इक्विटी है। तो इस मॉडल से अगर हम 100-200 मंडियां भी बनाते हैं, अल्टीमेटली हम चाहेंगे ज्यादा मंडियां बने, लेकिन एफपीओज कितना आगे आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम नेफेड की तरफ से हर मंडी का डीपीआर बनाएंगे, उनको जो भी गवर्नमेंट से सब्सिडी चाहिए वो लेके देंगे, और उसके बाद उनको एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से जो भी चाहिए वो भी हम उससे लोन लेके देंगे, और मैनेजमेंट में हम उनके पार्टनर रहेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे किसान आए और ट्रांसपेरेंटली कैसे व्यापार हो सके, क्योंकि बहुत सी क्रॉप्स हैं जिनका एमएसपी नहीं है, लेकिन अच्छा प्राइस कैसे मिले वो, उसकी तरफ ये छोटा सा हमारा प्रयास है कि हम छोटी छोटी मंडियां बनाएं, जिसको किसान खुद, फार्मर्स ग्रुप्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज खुद उसको ओन करें और मैनेज करें। तो इसमें अभी आगे बढ़ रहे हैं, हमने 10 मंडियों पे अभी हमारी टीम जो है काम कर रही है, उनका डीपीआर बन रहा है। तो आने वाले 3 महीने में मार्च तक हम कोशिश करेंगे 50 मंडियों को हम ग्राउंड कर सकें। मैं अभी यहीं पे अपना वक्तव्य शेष करूंगा। मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि संडे वाले दिन आप सब लोग ज्वाइन किए। कमल जी, आप हमारे जो स्पीकर हैं जिनको सब लोग सुनना चाहते हैं, हम लोग भी सुनना चाहते हैं विजय जी को, तो मैं आपको अनुरोध करूंगा आप उनको इंट्रोड्यूस करें और विजय जी अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद संजीव चड्ढा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी नमस्कार। विजय जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत लोग उनसे परिचित होंगे, कुछ लोग जो शायद ऐसा लगता है कि नहीं जानते, उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। विजय सरदाना जी टेक्नो लीगल, रेगुलेटरी एंड टेक्नो इकोनॉमी पॉलिसी के भी एक्सपर्ट हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जहाँ ज़रूरत होगी इस सब चीज़ों में आपको उनका सहयोग मिलेगा। किसानों के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, एफपीओ के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे बोर्ड्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, एक्सपर्ट कमेटीज में भी डायरेक्टर हैं, मेंबर हैं, और ज़्यादातर चीज़ें एग्रीकल्चर, बिजनेस और फूड से जहाँ रिलेटेड है आपको उनके नाम के बारे में सुनने को मिलेगा। फूड एंड डेयरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं, ट्रेड के एडवाइज़र भी हैं, और इसके अलावा वेल नोन कॉलम राइटर, ऑथर, ब्लॉगर, टीवी पैनलिस्ट। आप जहाँ जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा, उनके विचार जानने का मौका मिलेगा। और मैं इस स्टेज में अब बीच में नहीं आऊँगा, मैं विजय जी के लिए ये स्टेज छोड़ रहा हूँ। वो आपको पूरे डिटेल में बताएंगे कि ये जो हम लोग फार्म्स एक्ट 2020 की बात कर रहे हैं, इससे एफपीओ के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं। तो ये बड़ी विस्तार में चर्चा होगी, और उसके बाद में हमारा एक प्रश्न उत्तर का सेशन रहेगा। तो आप अपने प्रश्न बचा के रखें, उसके बाद में आपके सारे प्रश्नों का समाधान विजय जी यहीं पर देंगे। और अगर कुछ ऐसा रह गया जो नहीं हो पा रहा है तो हमारा एक कॉमन कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी फ्लैश होगा, जिसपे आपके प्रश्न भी आप छोड़ सकते हैं। और जो एफपीओ फीफा के मेंबर बनने में कहीं पर पीछे रह गए थे किसी भी वजह से, आज उनके लिए अच्छा मौका है, वो ये नंबर और मेल आईडी नोट कर लें, जिससे कि हम अपने इस प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाते चलेंगे। विजय जी, आपसे निवेदन है, प्लीज आप आगे का कार्यक्रम संभालें। धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया कमल जी, इस मौके का आपके सब एफपीओस के साथ बात करने का आज मौका मिलेगा। चड्ढा साहब, क्या दर्शन आपने कराए, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल से चड्ढा साहब के दर्शन होते हैं। बाकी सुदर्शन जी के भी आज दर्शन हुए, बाकी लोग भी दिखेंगे आज वक्त के साथ साथ। मेरा ये निवेदन है आप सबसे कि देखिए, जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जो लाइफ टाइम में वन टाइम अपॉर्चुनिटी जिसको हम कह सकते हैं। पिछले साल जब ये नई सरकार मोदी साहब का दूसरा टेन्योर आया, तो उसमें एक पॉलिटिकल कमिटमेंट था कि हम एफपीओस बनाएंगे, करीब 10,000 एफपीओस बनाएंगे। उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट सोच थी। सोच ये थी कि किसानों को, देखिए बाजार में, मैं एफपीओ की बात करूं उससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें अपने सब एफपीओ साथियों को बोलना चाहता हूं। दोस्तों देखो, हर आदमी ना बाजार में पैसा नहीं कमाता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा।
तो फिर ये भी जानना जरूरी है कि पैसा कौन कमाता है। अगर आज हम व्यापार में हैं, आज हम एफपीओ हैं या किसान हैं या मैं कंपनी चलाता हूं या कोई भी कंपनी चलाता है, हर कंपनी पैसा नहीं कमाती है, आपने देखा होगा। हर इंसान मेहनत करता है लेकिन कमा नहीं पाता। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि बाजार में कौन लोग कमा पाते हैं और कौन लोग नहीं कमा पाते हैं। अगर हमने इस मूल मंत्र को समझ लिया तो हम समझ पाएंगे कि एफपीओ कितनी बड़ी ताकत है। और अगर हम इस मूल मंत्र को नहीं समझे तो हम उलझते रहेंगे। जैसे हमारे बहुत सारे किसान साथी जो आज कह रहे हैं कि ये कानून खराब है, काले कानून हैं, वो शायद इस मंत्र को नहीं समझे कि पैसा कैसे कमाया जाता है। देखिए, बाजार में सिर्फ वही आदमी पैसा कमाता है जिसके पास बार्गेनिंग पावर होती है। हर आदमी पैसा नहीं कमाता। अब समस्या ये है कि हर आदमी बार्गेनिंग पावर कैसे क्रिएट करे। मैं छोटा व्यापारी हूं, मैं छोटा दुकानदार हूं, मैं कैसे बार्गेनिंग करूं या बार्गेनिंग पावर इंप्रूव करूं अपनी। मैं छोटा किसान हूं, मैं अपनी बार्गेनिंग पावर कैसे इंप्रूव करूं। मैं बड़ी कंपनी हूं, मैं अपनी बड़ी कंपनी होने के साथ साथ अपनी बार्गेनिंग पावर कैसे इंप्रूव करूं। नहीं तो वक्त के साथ बड़ी कंपनियां भी खत्म हो जाती हैं, आपने देखा होगा। बहुत सारी कंपनियां थी, जैसे बहुत क्लासिक एग्जांपल लिया जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी कैमरा की कंपनी थी, कोडेक, खत्म ही हो गई अचानक। और बहुत सारी चीजें हुई, वो खत्म हो गए। आज हम बहुत सारे किसान भाई हमारा एग्जाम्पल देते रहते हैं कि साहब बीएसएनएल खत्म हो गया, एयर इंडिया खत्म हो गई, ये हो गया। बहुत सारे आपको टीवी पे एग्जाम्पल मिलते होंगे कि लिबरलाइजेशन का ये नुकसान हुआ। लेकिन लोग इस बात को भूल गए कि लिबरलाइजेशन तो सबके लिए था। प्राइवेट के लिए भी था, सरकारी कंपनियों के लिए भी था, आपके लिए भी था, मेरे लिए भी था। कुछ कंपनियां आगे बढ़ी, कुछ कंपनियां खत्म हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ये सोचना, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये डिपेंड करता है कि हमारी बार्गेनिंग पावर क्या है बाजार में। अब बहुत बड़ी गलतफहमी हम लोगों को ये हो जाती है कि साहब बार्गेनिंग का मतलब पैसा। ऐसा नहीं है। अगर आप अमेजन का इतिहास देखो, माइक्रोसॉफ्ट का इतिहास देखो, अमेजन कितनी पुरानी कंपनी है। आज दुनिया का सबसे, अमेजन का मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया पिछले 20 साल में। क्या उससे पहले कंपनियां नहीं थी? उससे पहले 100 साल पुरानी कंपनियां थी। वो क्यों पीछे छूट गई? नई कंपनियां जो आई वो क्यों आगे निकल गई? ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप बाजार में हैं और आप एफपीओ मैनेज कर रहे हैं, एफपीओ से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस बात को हमेशा हर कदम पे ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या जो हम निर्णय ले रहे हैं एफपीओ में, क्या उस एफपीओ के निर्णय से हमारी एफपीओ की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी या घटेगी। अगर आपने हर निर्णय इस आधार पे लिया, आप कभी मात नहीं खाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। जहां आप चूके वहां आपके ऊपर ही असर आएगा। और ये कैसे होगा, बार्गेनिंग पावर कैसे इंप्रूव होगी, इसकी चर्चा हम आगे करें। अब समस्या ये है हम लोगों के पास कि हम लोगों ने आज तक कभी बाजार के साथ उतना जुड़ के काम नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था। तो हमें बाजार की जानकारियां शायद उतनी नहीं है कि लोग कैसे काम करते हैं। कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। आज आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अपने घर में देखें तो आपके पिताजी के टाइम पे, मेरे पिताजी के टाइम पे तो मोबाइल नहीं था, लेकिन आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे बच्चे हमसे ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखें, मैं कल लोगों से, किसान भाइयों से बात कर रहा था, बहुत सारे किसान ऐप यूज करते हैं। तो मैंने कहा आपको पता है ऐप कैसे यूज करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा पोता समझा देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पोता को दादा से ज्यादा ज्ञान है ऐप के बारे में। हो सकता है कि दादा को खेती के बारे में पोते से ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में तो पोता दादा से आगे हुआ ना। तो ये बात हम क्यों भूल जाते हैं कि बदलती दुनिया में ये कहना कि क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है, क्योंकि मैं ज्यादा आपसे जिया हूं इस दुनिया में, इसलिए सारा ज्ञान मेरे पास ही होगा, ये सोच गलत है। हमें हर रोज सीखना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। वो क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि बाजार रोज बदलता है। और अगर हम ये कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, ये अगर हम ध्यान रखेंगे
तो हम बाजार में कभी मात नहीं खाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। अब मैं आता हूं कि हम एज ए एफपीओ हमारी क्या ताकत है, पहले मैं उसको समझाता हूं। मैं एफपीओ को क्यों ताकतवर मानता हूं। आप कहेंगे साहब हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ मिला ही नहीं। हो सकता है आप में से कुछ हो कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, चड्डा साहब भी कह रहे थे बहुत सारे एफपीओ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी वो पूरा तरह अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे, उनको समस्याएं आ रही हैं, आएंगी। हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। दूसरा, अगर आज हमने एफपीओ बना भी लिया तो आपने सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना कि व्यवधान या जो दिक्कत है वो पार कर ली। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत ना पैसा है ना व्यापार है, सबसे बड़ी जो दुनिया में दिक्कत है वो है मानसिकता। क्या हम मिलके काम कर सकते हैं या नहीं। जब आप लोगों ने ये सोच लिया कि मिलके काम कर सकते हैं, हम कोऑपरेटिव बना सकते हैं, हम एफपीओ बना सकते हैं, हम साथ में एक ग्रुप बना सकते हैं, जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम मिलके काम कर सकते हैं, उस दिन समझिए कि आपकी आधी समस्याएं खत्म हो गई। खत्म हो गई, ये नहीं कि खत्म होनी शुरू हुई, खत्म हो गई। जो बाकी बची हुई हैं उनको निपटाने में भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम लोग अब एक साथ काम करने को तैयार हो गए। बाकी तो फिर बड़ा आसान है निपटाना, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आज किसान गरीब क्यों है। अब इस आधार पे आते हैं कि हम एफपीओ को क्यों चाहते हैं, एफपीओ मजबूत हो, बने, और किसान आज तक क्यों नहीं पूरा फायदा उठा पाया। 70 साल से जब देश आजाद हुआ, आज ऑलमोस्ट इतना समय हो गया, लेकिन किसान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी। तो उसकी चुनौतियां क्या रही, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए क्या होता था बाजार में, जैसा मैंने आपको कहा कि बाजार में हर आदमी मेहनत करता है कमाने के लिए, कोई चैरिटी नहीं करता है। ना बिजनेसमैन करता है, ना किसान करता है, ना मैं करता हूं, ना व्यापारी करता है, ना आड़तिया करता है, ना कमीशन एजेंट करता है, और करना भी नहीं चाहिए। बाजार को अगर आप चैरिटी के रूप में देखेंगे तो ना बिजनेस टिकेगा, ना आपका व्यापार टिकेगा, ना आप टिकोगे। आप खूब प्रॉफिट कमाओ और उस प्रॉफिट को चैरिटी में लगाओ, मैं इस मंत्र को मानता हूं, लेकिन बिजनेस को चैरिटी की तरह चलाना ये गलत है। अब इसके अंदर नुकसान क्या हुआ, किसान क्यों गरीब रहा, इसको हमें समझना पड़ेगा, और एफपीओ कैसे उसको बदलेगा इसको भी हमें समझना पड़ेगा। आज किसान एक छोटा किसान है, उसके पास आधा एक एकड़ जमीन है। अगर 1-2 एकड़, 1 हेक्टेयर भी जमीन है तो एवरेज हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितना होता है, 2 टन, 3 टन, 5 टन, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकता। 5 टन एक ट्रक भी नहीं बनता। अब आप ये समझिए कि अगर मेरा ट्रक भी नहीं बनता और मैं अकेला लड़ रहा हूं बाजार में, सारे खर्चे मुझे उठाने हैं, खेत भी संभालना है, बाजार भी जाना है, लेबर भी इकट्ठी करनी है, बुआई के समय, कटाई के समय लेबर अरेंज करनी है, क्योंकि मैं तो अकेला हूं। मैं जितने मेरे से मेहनत होगी मैं उतनी करूंगा, बाकी मेहनत मुझे बाजार से लेनी पड़ेगी, उसकी उनको कीमत देनी पड़ेगी, उसमें उनको डेली वेजेस देने पड़ेंगे, या ट्रैक्टर हायर करूंगा तो उसका किराया देना पड़ेगा, जो भी है, जो भी चीज मैं आउटसोर्स करूंगा उसका पैसा लगता है। और काम मेरा हो गया, मान लीजिए 4 घंटे में, पैसा मुझे देना पड़ा 8 घंटे का, तो मेरा वेस्टेज होता है, जिसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में वेस्टेज बोलते हैं। अब समस्या ये है कि किसान क्यों गरीब रहा। किसान बाजार गया बीज लेने, कितना बीज लाया, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, इससे ज्यादा तो बीज नहीं लगा। पेस्टिसाइड लाया आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, खाद लाया 2 बोरी, 4 बोरी, हर चीज वो रिटेल में लाया। और रिटेल में क्या होता है, जब आप दुकान पे जाते हो तो रिटेलर भी अपने हिसाब से, एमआरपी के हिसाब से आपको बेचता है, क्योंकि आपके पास इतनी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है कि आप सीधा कंपनी से बात कर सकें। तो आप क्या करते हो, जो दुकानदार होता है आप उससे बात करते हो। निश्चित रूप से जो कंपनी अपनी फैक्ट्री से, मान लीजिए माल बेचती है 100 रुपए का, वो आप तक पहुंचते पहुंचते 200 हो जाता है, क्योंकि उसमें भाड़ा भी लगता है, खर्चे भी लगते हैं, रिटेलर मार्जिन भी लगता है, और बहुत सारे टैक्सेस वगैरह जो भी लगने हैं वो लगते हैं, और आप तक 200 में पहुंचता है। सोचिए कि अगर आप कंपनी से ये बात करते हैं कि मैं आपकी सीधा फैक्ट्री से माल उठवा लूंगा, या आप सीधा इधर उधर मत भेजिए, मेरे गोडाउन पे माल भेज दीजिए, फैक्ट्री से आपका माल निकलता है 100 रुपए का, आप सीधा उसमें भाड़ा जोड़ दीजिए 10 रुपए किलो का, 110 रुपए में या 120 रुपए में मेरी गोडाउन तक पहुंचा दीजिए।
कंपनी कहेगी जरूर पहुंचा देंगे, लेकिन कम से कम 1 ट्रक का ऑर्डर तो दो यार। अब 1 ट्रक का ऑर्डर एक किसान कैसे दे सकता है? क्योंकि क्वांटिटी कम थी, इसलिए वो मौका होते हुए भी अपनी खर्चे नहीं बचा पाया, क्योंकि उसका साइज छोटा था। और ऐसा हर इनपुट में होता है। जब आप बेचने गए तब क्या होता था? आपने ट्रैक्टर में माल डाला, बैलगाड़ी में माल डाला, क्योंकि मैं खरीदता रहा हूं, मैं रोज का 2 से 2,500 टन सोयाबीन मस्टर्ड खरीदता था रोज। तो मुझे पता है किसानों की हालत क्या होती थी। मैं एक करीब मध्य प्रदेश के 500 गांव में काम करता था। 576 के आसपास गांव थे मेरे पास, जहां से मैं रॉ मटेरियल खरीदता था। छोटा छोटा किसान है, मेरे पास फोटोज हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा। कोई किसान मेरी फैक्ट्री में बैलगाड़ी में ला रहा है, कोई ऑटो में रख के ला रहा है, कोई साइकिल पे 2 बोरी लटका के ला रहा है। क्योंकि मैं किसान को ये कहा था कि आपको जैसे भी आना है आ जाओ, मैं आपको पूरे पैसे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि छोटे किसान की हेल्प हो। लेकिन अब वो मेरे अपने गांव से आता था, मेरे पास आता था, अपना लाइन में लगता था, क्योंकि बाकी किसान भी थे। तो जब आप सामान खरीद रहे हैं, खर्चे होते हैं, टाइम लगता है, तो किसान का वो खर्चा होता था। अब अगर वो मंडी जाता है तो मंडी में वो ट्रैक्टर किराए पे करेगा, लेके जाएगा, खर्चा करेगा। अगर वहां पे उसको कहा जाता है कि आज बाजार का रेट ठीक नहीं है, वापस ले जाओ, क्या वो ले जाएगा? अगर ले जाएगा तो उसका वापसी का खर्चा लगेगा। क्या गारंटी है कि कल का रेट सही हो? फिर वो आएगा अगले दिन, फिर रेट सही नहीं मिलेगा, फिर क्या वापस ले जाएगा? अगर वो 2 बार भी आता गया, आके वापस चला गया, तो उसने जितना कमाना था सब खर्चे में निकल गया, उसको कुछ नहीं मिलता। अब ये होती है समस्या जब आप स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, छोटे लेवल पे काम करते हैं। और समस्या दूसरी भी हमारे साथ है कि हम एक यूनिफॉर्म कमोडिटी में काम करते हैं, कि आपका मक्का है तो पड़ोसी का भी वही मक्का है, आपके पास गेहूं है तो पड़ोसी के पास भी ये गेहूं है। तो आपको एक्स्ट्रा पैसे किस बात के दूं मैं? आप भी नहीं देते। जब भी आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं, आप कैसे खरीदते हैं? आप एक सब्जी में रेट, एक ठेले पे रेट पता करते हैं, भाई गोभी कैसे दी, मूली कैसे दी, प्याज कैसे दिए, फिर दूसरे पे पूछते हैं, फिर तीसरे पे पूछते हैं। जहां आपको सही लगता है आप उससे भाव ताव करके अपने सब्जी घर के लिए तुलवाते हैं और ले आते हैं। यही करते हैं, हर आदमी यही करता है बाजार में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जब हम खरीदने जाते हैं हम एक सा बिहेव करते हैं, लेकिन जब हम बेचने जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि जो खरीदार है वो मेरे को ज्यादा दे दे। जबकि मैं जब खरीदार की हैसियत से जाता हूं तो मैं 5 पैसे भी एक्स्ट्रा नहीं देता। ये हकीकत है बाजार की, हमें समझना पड़ेगा। तो अब समस्या ये थी कि इस पूरे प्रोसेस को किया कैसे जाए। तो दुनिया में एक स्टेब्लिश्ड नॉर्म है कि भैया संगठन में ही शक्ति है, यूनिटी इज पावर। क्या हम किसानों के लिए एक यूनिटी नहीं क्रिएट कर सकते? क्या किसानों को हम ताकत नहीं दे सकते? तो समस्या ये थी कि ताकत दी कैसे जाए। तो भारत में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको कोऑपरेटिव सिस्टम आप बोलते हैं। उसका एक क्लासिक एग्जांपल हमारे सामने अमूल है। अमूल हमारे सामने है, किसानों की संस्था है, किसान ही चलाते हैं, किसान ही दूध देते हैं, और जितना माल बिकता है उससे जो प्रॉफिट होता है किसान वापस अपना बोनस के रूप में वापस बांट लेते हैं। ये एस्टेब्लिश्ड हमारे यहाँ सिस्टम था। लेकिन कोऑपरेटिव के कुछ कानूनों में ऐसे प्रावधान थे कि जिसके कारण किसान को एक जो बिजनेस एंटरप्राइज बनाना चाहिए था उसमें कुछ दिक्कतें आती थी, क्योंकि कानून ऐसा था। तो फिर ये कहा गया कि भाई अगर सारे किसान ही अगर जुड़ना चाहते हैं तो क्या रास्ता निकाला जाए। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया कंपनीज एक्ट के अंदर, जिसको आज हम एफपीओ के नाम से जानते हैं। कॉन्सेप्ट वही है जो कोऑपरेटिव का था, कोई बहुत बदलाव नहीं है उसमें, सोच वही है, लेकिन लीगल सिस्टम के रूप में थोड़ा सा बदलाव किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान उससे जुड़ सके। अब समस्या क्या हुई या क्या फायदा हुआ? आज अमूल सक्सेसफुल क्यों है इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि आप एफपीओ बना रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग और कैसे अमूल जैसा ब्रांड बन गया जो कि छोटे किसानों की संस्था थी और आज मल्टीनेशनल से बड़ा ब्रांड बन गया। तो ऐसा नहीं है कि आप किसान है तो आप ब्रांड नहीं बना सकते। आप आज नेस्ले, अमूल के आगे ना नेस्ले खड़ा हो पा रहा है, ना कोई और मल्टीनेशनल खड़ी हो पा रही है, ना ब्रिटानिया खड़ी हो पा रही है। ये किसानों की ताकत, ये छोटे किसानों की ताकत है। इसलिए आप ये मत समझिए कि हम कैसे लड़ेंगे, ये किसान ऑलरेडी लड़ रहा है और आगे है।
तो आपको उसी मॉडल को रेप्लिकेट करना है, उसी को सीखना है और समझना है और आगे बढ़ना है। आपको कोई दुनिया बाहर अमेरिका या यूरोप जाने की जरूरत नहीं है कि हमें कौन सिखाएगा। और अमूल में 3-4 बातें थी जो मैं आपके सामने रखता हूं और फिर मैं कानून पे आऊंगा। मैंने अमूल में काम किया इसलिए मैं आपको बता सकता हूं। अमूल में जो सबसे बड़ी खासियत लगी, जो मुझे वहां जिस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, वो ये थी कि उसके जो मेंबर थे अमूल के, उनका कमिटमेंट। मैंने कभी कभार वहां जो वर्कर फैक्ट्री में काम करते थे, वो फैक्ट्री में वही वर्कर काम करते थे जो सुबह अपना दूध अमूल की बूथ पे दे के आते थे और दिन में आके फैक्ट्री में ऐसे वर्कर काम करते थे, क्योंकि हजारों वर्कर वहां काम करते। मैंने एक बार किसी वर्कर से पूछा, कोई ऐसी बात हुई, आपको एक किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कमिटमेंट एक सोसाइटी के लिए, एक एफपीओ के लिए। एक मैनेजर ने उस वर्कर को बोला कि आप एक काम करो, ये फाइल है, जरा उसको ऊपर जनरल मैनेजर तक पहुंचा दो। वर्कर उस समय मशीन साफ कर रहा था, शिफ्ट खत्म हुई थी तो वो मशीन साफ कर रहा था, मेरी ड्यूटी भी उसी सेक्शन में थी। तो वर्कर ने कहा अच्छा ठीक है, फाइल रख दो, मैं दे दूंगा। और वो अपना मशीन साफ करता रहा। 15 मिनट बाद वो मैनेजर आया कि भाई मैंने तेरे को बोला था, फाइल तूने पहुंचाई नहीं। उसने कहा साहब मैं पहले मशीन साफ करूंगा फिर आपकी फाइल पहुंचाऊंगा। तो उसने कहा नहीं, तू मशीन साफ करना बंद कर, पहले फाइल दे के आ। उसने कहा नहीं, मैं पहले मशीन साफ करूंगा, क्योंकि अगर मशीन गंदी रह गई तो शाम को जो दूध आएगा वो खराब हो जाएगा। पहले मैं मशीन साफ करूंगा, उसके बाद आपकी फाइल लेके जाऊंगा। तो जब वो मैनेजर चला गया तो मैंने वर्कर से पूछा, मैंने कहा अगर वो मैनेजर आपको यहाँ नौकरी से निकाल देगा तो आप क्या करेंगे? तो पता है वर्कर का क्या जवाब था? जो किसान था, जिसका दूध उस डेयरी में आता था, उसने मुझे कहा भाई साहब, इस मैनेजर को नौकरी मैं देता हूं, दूध मेरा है, इसका क्या है? ये भाई साहब तो अपनी तनख्वाह लेते हैं, दूध मेरा है, दूध अगर खराब हो गया तो नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ ना। तो मुझे पहले दूध की चिंता करनी है या पहले इसके फाइल की चिंता करनी है? अब आप सोचिए कि अगर किसी किसान की सोच, वो किसान की बात कर रहा हूं, अगर कोई किसान इतना कमिटेड है क्वालिटी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, सर्विस के लिए, क्या वो डेयरी या वो कंपनी कभी डूब सकती है? आप खुद सोचिए। हमारे में से कितने लोग हैं जो हम इतना कमिटमेंट होकर अपने एफपीओ के लिए काम करेंगे कि नहीं बाकी काम बाद में, आज ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, हमें मिलकर करना है। कितने लोग कर पाएंगे? आप मन ही मन सोचिए। और जब तक ये कमिटमेंट नहीं आएगा, हम हमेशा यही कहते रहेंगे साहब बाजार खराब है, हम क्या करें, कानून खराब है, सरकार खराब है, कंपटीशन ज्यादा है। हम अपनी कमजोरियों को जस्टिफाई करने के लिए बहाने ढूंढते रहेंगे। हम ये नहीं कभी मानेंगे कि गलतियां मेरे से हुई। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि अपनी गलती को हम किसी तरह छुपा लें और उसको किसी ना किसी रूप में तो कवर डालना पड़ेगा। तो मेरा पहला रिक्वेस्ट आप एफपीओ से ये है कि आपके पास हिंदुस्तान का 138 करोड़ लोगों का बाजार सामने खड़ा है। आप उस क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट रोज है। कोरोना आया, सब कुछ हुआ, क्या खाना खाना बंद हुआ? क्या खेती बंद हुई? क्या लोगों ने खाना खरीदना बंद हुआ? लोग सैनिटाइजर से हाथ धोते, मास्क लगाते, आके नहाते, सब कुछ करते, लेकिन खाना खाना बंद नहीं किया। इसका मतलब आपका व्यापार चलता रहा, बाकी कोई व्यापार चले या ना चले, आपका व्यापार चलता रहा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि साहब सारी क्राइसिस थी, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्म कर रहा था। ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों को भूख लगती है तो खाना ही है। तो ये एक हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम ऐसे सेक्टर में हैं कि कोरोना आए, सरकार किसी की भी हो, दुनिया में तूफान आए, अर्थक्वेक आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, मेरा माल तो बिकेगा। ये बात तो क्लियर है। बाजार का साइज 138 करोड़ लोग हैं, ये बात भी सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और जितने लोग जिंदा है सबको खाना खाना है, उम्र चाहे कुछ भी हो, बच्चे को भी खाना है, बुजुर्ग को भी खाना है। तो कहने का मतलब है कि हम किस्मत वाले हैं कि हम एक ऐसे सेक्टर में हैं जिसके बगैर दुनिया जिंदा नहीं रह सकती। अब दूसरी बात ये आती है कि इस बाजार का फायदा कैसे उठाएं। अब एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट की मैं बात करता हूं। इतने सारा एफडीआई आ रहा है, हर आदमी कहता है कि मेरे को
इन्वेस्ट करना है इंडिया में। क्यों करना है? क्योंकि सबको इतना बड़ा 138 करोड़ लोगों का बाजार दिख रहा है। लोग बोल रहे हैं अडानी, अंबानी, ये वो सब। अगर ये सारी बड़ी कंपनियां आ रही हैं बाजार में, तो क्यों आ रही हैं? क्योंकि हर आदमी देख रहा है कि 138 करोड़ लोगों का बाजार सामने है। लेकिन वो बाजार में आ भी गए तो रॉ मटेरियल कहां से लाएंगे? खेती तो है नहीं उनके पास। भारत में तो लैंड सीलिंग एक्ट है, एक लिमिट से ज्यादा आप जमीन रख नहीं सकते, चाहे आप अडानी हो चाहे अंबानी हो। एग्रीकल्चर लैंड आप एक लिमिट से ज्यादा रख नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पैसे वाला हूं तो मेरे को 10,000 एकड़ जमीन चाहिए, मैं खेती करूंगा, कानूनी इजाजत नहीं देता। आप पावर प्लांट लगाने के लिए, पोर्ट बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए 1,000 एकड़ जमीन ले सकते हैं, लेकिन खेती के लिए नहीं ले सकते। इस बात को ध्यान रखिए। जितने किसान भाई हमारी बात यहाँ कह रहे हैं, अडानी साहब आएंगे, अंबानी साहब आएंगे, जमीनों पे कब्जा हो जाएगा, भाई साहब हो ही नहीं सकता, कानून इजाजत ही नहीं देता है। एयरपोर्ट के लिए वो 10,000 एकड़ जमीन ले सकते हैं, खेती के लिए नहीं ले सकते। तो खेती तो आपके पास ही रहने वाली है। अब अगर खेती आपके पास रहने वाली है तो 138 लोगों को, 138 करोड़ लोगों को जो खाना खाना है, दोगे तो आप ही। अब आगे रास्ता ये है कि अब इसमें से मैं कमाऊं कैसे। मेरे को लगता है बैकग्राउंड क्लियर हो गया है। अब हमारे लिए जिम्मेवारी है कि हम कैसे कमाएं। आज तक जो व्यापारी, कमीशन एजेंट कंपनियां कमा के बड़ी होती गई, हम क्यों नहीं बड़े हुए? क्योंकि हमने आज तक सिर्फ उगाना सीखा, हमने कमाना नहीं सीखा। 70 साल में आप बताइए कि कितना टाइम आपने इस बात को सीखने में लगाया कि बीज कैसे लगाएं, पानी कैसे दें, खाद कैसे दें, वैरायटी कौन सी अच्छी है। आपने जिंदगी के जितना टाइम खेती में लगाया उसका 95% इसी काम में लगाया कि खेती उगाए कैसे। ईमानदारी से आप खुद सोचिए, आपने कितना टाइम लगाया ये सीखने के लिए कि कमाएं कैसे। जब आप सीखेंगे ही नहीं तो कमाएंगे कैसे? तो अब जो ये एफपीओ की शुरुआत हुई है, चड्ढा साहब की संस्था है, आपके जो एफआईएफए है, ये संस्थाएं अब आपको उस दिशा में ले जा रही हैं कि भैया कमाना सीखना शुरू करो। उगा बहुत लिया आपने, इतना उगा लिया कि आपको उसके दाम नहीं मिल रहे। विजय जी आपका म्यूट हो गया, माइक म्यूट हो गया आपका। सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि अब वक्त आ गया, हमें सीखना पड़ेगा कि हम कमाएं कैसे। तो जब हम कमाने की बात कर रहे हैं तो ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे थे आज तक, अब आपको हॉकी खेलना है। अभी तक आप उगा रहे थे, अब आपको कमाना सीखना। अभी आप उगाना सीखते थे, अब आपको कमाना सीखना है। तो उगाने वाले कानून से तो आप कमाना नहीं सीखोगे ना। आप जो फुटबॉल खेलते रहे आज तक, उससे उसी कानून, उसी तरीके से आप क्रिकेट तो नहीं खेल सकते। अगर क्रिकेट अच्छा खेलना है तो क्रिकेट के कानून सीखने पड़ेंगे, रूल सीखने पड़ेंगे, क्रिकेट कैसे खेला जाता है इसको सीखना पड़ेगा, अगर आपको गेम जीतना है, मैच जीतना है तो। अब आप कहोगे मेरे को फुटबॉल आती है इसलिए क्रिकेट भी आ जाए, ऐसा तो नहीं होता। ये तो मानते हो आप इस बात को? यही चीज बाजार में अब हमें सीखनी पड़ेगी कि हमने 70 साल ये सीखा कि उगाएं कैसे। आज एफपीओ का जो फोरम है, अब हम इसमें यह सीखेंगे कि कमाएं कैसे। और कमाने का पहला उसूल यह है, हमें अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। पहला उसूल, मान लो इस बात को, लिख लो। अब बार्गेनिंग बढ़ाने के कैसे तरीके हैं, इस पे मैं अगली चर्चा करता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि ये नए कानून आपको कैसे मदद कर रहे हैं। बार्गेनिंग में सबसे पहली बात यह होती है कि पहली बात तो आप इकट्ठे होकर काम करो ताकि आपके खर्चे आपस में बढ़ जाएं। आप और हम, भगवान ने सबके साथ एक ही जस्टिस ये किया है कि सबको 24 घंटे दिए, अमीर आदमी को भी और गरीब आदमी को भी 24 घंटे दिए। 24 घंटे हमारी एक ऐसी पूंजी है जिसको ना आप बढ़ा सकते हो ना मैं बढ़ा सकता हूं। ये सबके साथ भगवान ने न्याय किया है।
अगर इस 24 घंटे में ही मुझे कमाना है तो मुझे अपने काम के तरीके को बदलना होगा। अब कैसे बदले? बहुत सारे काम हम कंपनियों में क्या करते हैं, अगर मैं कंपनी का एमडी था तो सारे काम मैं नहीं करता था, मैं अपने साथ लोगों को जोड़ता था और उनको कहता था तुम ट्रांसपोर्ट देख लो, तुम अकाउंट्स देख लो, किसान जो माल लाएगा उसका तुलवा के क्वालिटी चेक करके ले लेना, ये 5 आदमी है, तुम जरा बेचने का ध्यान रखना, तुम जरा फैक्ट्री चला लेना, तुम बॉयलर चला लेना, तुम पैकिंग का ध्यान रख लेना, तुम क्वालिटी का ध्यान रख लेना। ऐसे काम बांटा जाता था। अकेला अगर विजय सरदाना फैक्ट्री चलाना चाहे तो नहीं चला सकता, कोई भी नहीं चला सकता। आज चड्डा साहब इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, दुनिया भर से किसानों से माल खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, क्या वो खुद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने साथ टीम रखी। जब आप टीम रखते हो तो पैसा देना पड़ता है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है पार्टनरशिप। जैसे आज हम एफपीओ की बात कर रहे हैं, हम सब किसान हैं, क्या हम 20 किसान, 10 किसान, 100 किसान, 200 किसान मिलके हम अपनी संस्था चलाते समय अपने काम नहीं बांट सकते? ये हमें सीखना पड़ेगा। हर आदमी को खेती का, जैसे लोग कहते हैं साहब मैं बाजार थोड़ी जा सकता हूं, बिल्कुल सही है। अब 2-2 किलो लेके गोभी आप बाजार थोड़ी जाओगे। हाँ, अगर 100 किसान अपनी सारी गोभी एक जगह कर दें तो पता लगेगा ये गोभी हो गई 5 टन। अब 5 टन के लिए तो आप ट्रैक्टर हायर कर सकते हो ना। और आप में से ही जो समझदार बच्चे हैं, आपके गांव में पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपने तोल के गोभी गाड़ी में डाल दी। अब वो बच्चे बाजार में जाएंगे और बेचने का इंतजाम करेंगे। आपको नहीं जाना है, आप अपना खेत संभाल लीजिए वापस। आप में से 5 आदमी हैं जो एफपीओ में कागज संभालेंगे कि भाई कितने का माल गया, कितने पैसे आए, बैंक में कितना जमा हुए, किस किसान को कितना देना है, किसने कितनी गोभी जमा कराई थी, उसको उस हिसाब से उसका पेमेंट करना है। एक पूरा अकाउंट सिस्टम होगा। वो काम कैसे होगा, हम आगे आने वाले दिनों में चर्चा कर सकते हैं कि भाई एफपीओ का मैनेजमेंट कैसे हो, हम एफपीओ का ऐसे बिजनेस कैसे बिल्ड करें, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज कैसे करें, कौन कौन से हमारे को सुविधा और कानून आएंगे उस पर ध्यान दें, कौन सी सिंपल टेक्नोलॉजी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। समस्या तब होती है जब हम अपनी मानसिकता ये कर लेते हैं, नहीं जी मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को बस अमीर बना दो। बिना मरे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा ना सर। स्वर्ग जाना है तो मरना तो पड़ेगा, या फिर इस कलयुग में जियो अगर आपको स्वर्ग नहीं जाना तो कहने का मतलब ये है इस पूरी बात का कि हमें ये समझना पड़ेगा। अब नया कानून क्या करता है? अब आते हैं मुद्दे की बात पे। इस बैकग्राउंड के साथ आपने एफपीओ बनाई, सामान इकट्ठा किया, अच्छी क्वालिटी का माल है, आप चाहते हो कि मैं सीधा विजय सरदाना को दे दूं। एपीएमसी का कानून कहता था आप ये नहीं कर सकते, आपको बिचौलिए के माध्यम से जाना होगा। क्यों? क्योंकि विजय सरदाना बगैर बिचौलियों के, लाइसेंस वाले बिचौलिए के माल आपसे नहीं खरीद सकता था। तो होता क्या था, मान लीजिए मैं आपको 100 रुपए देना चाहता हूं बाजार में, उदाहरण के लिए आपका माल है, जो भी क्वांटिटी है मैं आपको देना चाहता हूं, सपोज 1 लाख रुपए का माल आपका है, ठीक है। आप मेरे पास आए कि विजय जी ये सोयाबीन हमारे पास है, 1 लाख रुपए का आप ले लीजिए। मैं कहूंगा यार बात तो ठीक है, लेकिन इसमें मैं 2% जो मेरे को आड़तिया को कमीशन देना है, मैं अपने दिमाग में कैलकुलेशन करूंगा। मेरे को 2% आड़तिया को कमीशन देना है, मैं वो काटूंगा। फिर मेरे को मंडी टैक्स देना है, मैं वो दिमाग में काटूंगा। मैं कहूंगा यार तुम तो 1 लाख मांग रहे हो, लेकिन मैं 90,000 से ज्यादा नहीं दे सकता। आप कहोगे क्यों भाई साहब? मैं कहूंगा यार देख इससे ज्यादा का रेट नहीं है। क्यों रेट नहीं है? क्योंकि मेरे को भी तो मंडी में 5,000 रुपए जमा कराने हैं। फिर आप मंडी में लेके गए, मुझे वहां से भाड़ा है, तुलाई है, उतराई है, खर्चे हैं, वो भी तो मैं काटूंगा। मैं आपको अगर 1 लाख रुपए दे दूं, उस पे फिर 10,000 रुपए मैं और जोड़ दूं खर्चे के और टैक्स के, तो मेरे को तो आपका माल 1,10,000 में पड़ा। अगर मैं 1,10,000 रुपए के माल से प्रोसेसिंग करूंगा तो मैं तो बाजार में टिक ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि 10,000 रुपए तो मैंने रॉ मटेरियल के फालतू दे दिए। और जो मेरा कॉम्पिटिटर है, मान लीजिए उसने टैक्स चोरी करी, उसने तो 10,000 रुपए बचा लिए। अब मैं उस चोरी वाले माल के आगे कैसे कॉम्पीट करूंगा, क्योंकि उसका तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे से कम हो गया। इसीलिए इस बात को आप ध्यान रखिए, हिंदुस्तान में फूड प्रोसेसिंग कंपनियां क्यों नहीं आई? बुरा लगेगा सुन के बहुत सारे लोगों को कि मैं ऐसे कैसे बात कर रहा हूं, यह हकीकत है।
आज हिंदुस्तान में कंपटीशन है टैक्स चोरी और ईमानदार कंपनियों के बीच में। ईमानदार कंपनी टैक्स चोरों के साथ नहीं कॉम्पीट कर सकती, इसीलिए लोग, बहुत सारी कंपनियां आप देखोगे, फूड प्रोसेसिंग कंपनियां बाजार में लगी, चली नहीं, बंद हो गई। ईमानदार से काम करना बहुत मुश्किल था। तो अब क्या तरीका था? या तो सारी कंपनियां हट जाएं, सिर्फ जो चोर बाजारी कर रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, वही जिंदा रहें। मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूं। दूसरा तरीका यह है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिसमें ईमानदार कंपनियों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और किसानों को पूरा पैसा मिले। क्योंकि अगर मैं कॉम्पीट करना चाहता था तो मैं क्या करता था, मैं 1 लाख देने की जगह वो 10,000 जो मेरी जेब से जाते थे वो किसान का काटता था, मैं किसान को 90,000 ही देता ताकि मैं भी सरवाइव कर सकूं बाजार में। अल्टीमेटली मरा कौन? मरा किसान। कोई व्यापारी जेब से पैसा नहीं देता है, इस बात को आप गांठ बांध लो। कोई व्यापारी नहीं देता है। अगर कोई ये बोल दे कि साहब मैंने जेब से दिया, वो आपको धोखे में रख रहा है। अगर भाई साहब उसने जेब से दिया तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट कहां से आ गया? कोई जेब से नहीं देता। ये बिजनेस के बेसिक चीजें, इसको गांठ बांध लीजिएगा। आप ही का पैसा कटता है, किसी का नहीं कटता। तो अब समस्या क्या हुई कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए था। ये कानून क्या बोलते हैं नए वाले? पहला कानून ये बोलता है कि अगर आपको एपीएमसी में अच्छा रेट मिलता है, बेचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एपीएमसी के बाहर कोई कंपनी आपको अच्छा रेट दे रही है, आप उसको दे सकते हैं। ना उसका इससे कोई टैक्स लिया जाएगा, ना उससे कोई कमीशन ली जाएगी, ना बायर से ना सेलर से। अब क्या हुआ, जो मैं आपके 10,000 रुपए काट रहा था, अब मुझे काटने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा भाई साहब एक सीधा आके मेरी फैक्ट्री में दे दो ना। आप जो आप मंडी में तुलवाई करते हो और वहां नहीं पता कांटा कैसा है, आप मेरे को सीधा फैक्ट्री में आ जाइए या मेरे गोडाउन पे आ जाइए या मेरे ऑफिस आ जाइए, जहां पे भी मेरे को डिलीवरी चाहिए, अगर आपको सुविधा है आप वहां आ जाइए। मैं आपके सामने तोलूंगा, आपके सामने क्वालिटी होगी, आपके सामने रेट होगा। आपको पसंद है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। पहला, ये तो जब शुरुआत में कॉन्फिडेंस नहीं है तब की बात है। आपके पास आज मोबाइल है, आपके पास माल है, आपके एफपीओ के गोडाउन में पड़ा है, आपके पास 50 टन सोयाबीन पड़ा है। आपको वहां से तब तक नहीं निकलना है जब तक आप रेट तय नहीं कर लें, क्वालिटी तय ना कर लें। आपने 20 कंपनियों को फोन किया कि मेरे पास 50 टन माल है, बोलो कौन क्या रेट लगा रहा है। कोई बोलेगा 32, कोई बोलेगा 33, कोई बोलेगा 34, कोई बोलेगा 31, कोई बोलेगा 30। सब कुछ आपके सामने है। आपको जिसको देना है माल लोड कराइए, सीधा वहीं जाइए। क्यों इधर उधर भटक रहे हैं आप? और आप चाहें, क्योंकि आपके पास 50 टन माल है, आप उस कंपनी को कह सकते हैं कि भैया उठवा लो यार, क्योंकि अगर मैं लेके आऊंगा तो भाड़ा जोड़ना पड़ेगा। ये आपकी बार्गेनिंग है। क्योंकि मेरे को एक जगह 50 टन माल मिल रहा है तो मैं खर्चा उठाऊंगा, इसलिए कि अगर वही काम मैं 10 जगह करूंगा तो मेरा खर्चा बढ़ता है एज ए बिजनेसमैन या एज ए कंपनी। मेरा फायदा कि आपके पास एक जगह पे माल है, आपका फायदा कि क्योंकि आपके पास एक जगह माल है, आप मेरे से बार्गेन कर सकते हो, भैया भाड़ा आपको देना पड़ेगा। पूरे पैसे मिले, खर्चे कम हुए। किसका फायदा हुआ? दोनों का फायदा हुआ। मेरे खर्चे बचे, आपकी आमदनी बढ़ी, मैं भी खुश, आप भी खुश। जो कानून है नया, वो आपको ये आजादी देता है। पहले क्या था, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मुझे आड़तिया के माध्यम से ही जाना पड़ता, मैं आपसे डायरेक्ट डील नहीं कर सकता। तो ये जो कानून है वो एफपीओ के लिए डायरेक्ट मार्केट खोलता है। और छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। आप दिल्ली के आसपास एफपीओ है, बड़े शहरों के बॉम्बे, पूना, पटना, कहीं भी आपका एफपीओ होगा, आपको कहीं नहीं जाना। आप क्या करिए, एक हाउसिंग सोसाइटी जाइए। जैसे मैं रहता हूं दिल्ली की मयूर विहार में, अगर आप एफपीओ हैं आसपास, आइए मेरे से मिलिए। मैं अपनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से मुलाकात करवाऊंगा कि साहब ये किसान लोग हैं, दोस्त हैं, ये रोज हमें सुबह 200 किलो सब्जी हमारे यहाँ गेट पे ले आएंगे। आज मैं सब्जी के कितने पैसे दे रहा हूँ? 40, 50, 60 रुपए किलो। आपको कितना मिल रहा है? आपको मिल रहा है किसान की हैसियत से 2, 3, 4 रुपए मंडी में। मैं कहता हूं आप एफपीओ हो, मैं कस्टमर हूं, मेरे यहाँ पे 500 घर हैं, चलो एक सौदा फिक्स कर लेते हैं, जो भी आप सब्जी लाओगे 20 रुपए किलो।
तो आपकी आमदनी कितनी बढ़ी? 5 रुपए भेज रहे थे, आपको सीधा 20 मिला। मेरा क्या हुआ, मैं 30-40 रुपए दे रहा था, मेरे को ताजी सब्जी 20 रुपए मिली, मेरे 10 रुपए बचे, आपके 15 रुपए बढ़ गए। किसका नुकसान हुआ? किसका नुकसान हुआ? मैं भी खुश, आप भी खुश। दिक्कत कहां है? ये नए कानून, ये आपके लिए बाजार खोलते हैं। सोचना शुरू करो, हर घर में सब्जियां जाती हैं, खाना जाता है, हर घर रोज पैसा खर्चता है, रोज आपकी जेब में पैसा आएगा। अब ये आपको सोचना है कि क्या सारे किसान सिर्फ गेहूं उगाएं, सारे किसान चावल उगाएं, या हम कुछ गेहूं उगाएं, कुछ चावल उगाएं, कुछ ये करें, कुछ वो करें, और जो एफपीओ में प्रॉफिट हो साल के आखिर में हम उसको बांट लें, जैसे अमूल में होता है। ऐसा नहीं है कि किसान तो सिर्फ दूध देता है, लेकिन उससे चीज भी बनता है, मिठाई भी बनती है, पनीर भी बनता है, सब कुछ बनता है, और जो टोटल प्रॉफिट होता है वो जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया उसको उतना वापस मिल जाता है। सबकी तरक्की एक साथ होती है। पहला कानून ये कहता है। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मान लीजिए आप सेब के किसान हैं, या आप टमाटर के किसान हैं, या आप कोई और चीज के किसान हैं, आपके आसपास कोई कंपनी है, मान लीजिए केचप की कंपनी है, आप सीधा उसके एमडी से बात करिए कि भाई साहब आपको कितना टमाटर चाहिए, कौन सी वैरायटी का चाहिए। वो कहेगा साहब मुझे तो ऐसा है कि हाई टीएसएस का टमाटो चाहिए। ठीक है, बीज आप दिलवा दीजिए, कैसे उगाना आप एक आदमी हमारे साथ टेक्निकल लगा दीजिए, हम आपको देते हैं। कितना चाहिए, 5000 टन, 2000 टन, 4000 टन, कितना चाहिए आपको टमाटर। आप इधर उधर भटकिए मत, हमारी एफपीओ से एमओयू साइन करिए, हम आपको हर सीजन में इतना पैसा या इतना टमाटर हम आपको 5 टन, 50 टन, 500 टन हम आपको उगा के देंगे। रेट बताइए क्या लेंगे आप। वो कहेगा यार मैं तो बाजार से खरीदता हूं 10 रुपए का। कौन सी क्वालिटी? खराब क्वालिटी। मैं आपको अच्छी क्वालिटी दूंगा, 15 रुपए लूंगा। बोलो मंजूर है? अगर वो व्यापारी है, समझदार है और अच्छा काम करता है, वो तुरंत कहेगा यार साइन कर, क्योंकि मेरा जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो आधी हो रही है आपसे डील करने में, और खर्चा मेरा सिर्फ 50% बढ़ रहा है, आपकी कमाई 50% बढ़ रही है। आपकी कमाई बढ़ी 50%, मेरा खर्च 50%, दोनों का फायदा, मिलकर काम करो। ये देता है दूसरा कानून जिसको हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो आप जो सीड कंपनी है आप उससे बार्गेन कर सकते हैं कि भैया मेरे को चाहिए 5 टन सीड या 50 टन सीड, रेट पे लगा। क्योंकि जी बाजार का रेट तो ये कि बाजार की बात छोड़, 10 कंपनियां दौड़ के आएंगी आपके पास। और ये मैंने किया था मध्य प्रदेश में, मेरी फैक्ट्री में 12 सीड कंपनी आती थी मेरे पास सोयाबीन के सीड लेके, क्योंकि मैंने वहां सेंट्रलाइज मेला लगाता था मैं हर साल सीजन से पहले कि जिस कंपनी के पास अच्छा बीज है आ जाओ। 12 कंपनियां हर साल आती थी, और किसान को कहता था जिसको जो सा बीज पसंद है या गोडाउन में लिखवा दो। उनका मैं सम टोटल करता था, पता लगा कि 20 टन ये वाला बीज चाहिए, 40 टन ये वाला बीज चाहिए। कंपनियों को मैं बल्क ऑर्डर देता था कि डिस्काउंट बोलो। वो कहते विजय जी 30% डिस्काउंट, वो पूरा डिस्काउंट में किसान को ट्रांसफर कर देता था। किसान का इनपुट कॉस्ट 30% बचा। मेरे किसान को डुप्लीकेट बीज नहीं मिला, डायरेक्ट कंपनी से मिला। आज तो ये है कि आप पैसा देते हो तो बीज भी डुप्लीकेट, केमिकल भी डुप्लीकेट। अब तो सीधा कंपनी से आ रहा है, सस्ते में आ रहा है और अच्छी क्वालिटी आ रहा है, दोनों फायदे हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास आज बार्गेनिंग पावर है, कंपनी आपकी सुनेगी। दूसरा कानून ये बोलता है। तीसरा कानून, अगर आप प्रोसेसिंग में है या आपका प्रोसेसर है, जिसको हम कह रहे हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट चला गया, होर्डिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, मेरे ख्याल से लोगों ने पढ़ा नहीं है। तीसरा कानून सिर्फ एक ही बात कहता है कि जो फूड कंपनी है और जो एग्री एक्सपोर्टर है और जो उनके साथ वैल्यू चेन में काम करते हैं, चाहे वो वेयर हाउस वाला है या ट्रांसपोर्टर वाला है, बस इन्हीं को छूट है, बाकी किसी को छूट नहीं है। कि अगर मैं आज मान लीजिए रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर हूं, या मैं कोई ज्वेलरी वाला हूं, या मैं कोई टेक्सटाइल वाला हूं, और मैं आलू इकट्ठे करके बैठ जाऊं, ये आजादी नहीं है कानून में। लोगों ने पढ़ा नहीं है और गलतफहमियां फैलाए जा रहे हैं। तो आप जितना मर्जी माल पैदा करें, आप किसान हैं, आप पे कोई कानून नहीं। आप अगर प्रोसेसिंग कंपनी लगाना चाहते हैं, आपको पूरी आजादी है। आपका जो बायर है, जिसके साथ आप समझौता करेंगे, चाहे 5000 टन चाहे 15000 टन का,
एज ए FPO, उसको भी इस बात का खतरा नहीं है कि मैं 15,000 का ठेका तो किसानों के साथ कर रहा हूं, कल को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लग गया, नहीं लगेगा। क्योंकि दो फायदे हैं उसमें, एक तो आप कॉन्ट्रैक्ट में प्रोडक्शन करवा रहे हैं जो एग्जेम्प्टेड है एसेंशियल कमोडिटी से, दूसरा क्योंकि आप फूड कंपनी हैं आप भी एग्जेम्प्टेड है। तो तीसरा कानून भी इस पार्टनरशिप को बढ़ाने का है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें थी जो मैंने आपको बताई। बाकी अगर मैं टाइम मिलेगा तो मैं एक एक लाइन आपको पढ़ा सकता हूँ। बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं फीफा को कहूंगा कि वो आप सर्कुलेट कर दें, क्योंकि उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने 3 एपिसोड दूरदर्शन के लिए किए और सारे कानून को लाइन बाय लाइन मैंने एक समझाया, जो आज आप YouTube पे भी जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। एज ए एजुकेशनल फिल्म ये कानूनों के ऊपर मैंने बनाई है, 12 भाषाओं में है। आप जिस भी भाषा में हैं आपके लिए है, 12 भाषाओं में मैंने फिल्म बनाई है सब कानूनों पे, जो एग्रीकल्चर के नए कानून आए उस पे। आप उसका इस्तेमाल करिए। जो आपके सवाल हैं वो मैं लेने को तैयार हूं, लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं, अकेले किसान का भविष्य नहीं है, बुरा लगेगा सुन के, और FPO से अच्छा बिजनेस मॉडल हो नहीं सकता, ये भी आप मेरी बात सुन लें। फर्क ये है कि आप FPO से कोशिश करें कि आप कंज्यूमर तक जितना पहुंच जाएं, कोशिश करें कंज्यूमर तक पहुंचने की, कंपनियों के भरोसे ना रहें। हाँ, कोई आपके वहां ऐसी चीज पैदा होती है, जैसे बहुत सारे लोग कहते थे मैं बाजरा उगाता हूं, मेरा क्या करूं मैं। आप इंटरनेट पे जाइए, 70 रुपए किलो बाजरे का आटा मिल रहा है। आप FPO में अगर 100 किलो आटा पीस के थैली भर के रखते हैं और ऑनलाइन उसी FPO को आप अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कर लेते हैं, तो भाई आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना, सीधा किसान के खेत से बाजरे का ताजा आटा 50 रुपए किलो। वो तो 70 बेच रहा है, आपकी कितने की बेचती है बाजरा? आपको 13, 14, 15 मिलता है। पीसने का क्या खर्चा आता है? 2 रुपए किलो। थैली का क्या खर्चा आता है? 3 रुपए किलो। तो 20 रुपए का माल 50 में बिक रहा है ना, दिक्कत कहां है? व्यापार सीखिए, पैसा ही पैसा है बाजार में, लेकिन सीखना पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि नहीं मैं तो कुछ नहीं सीखूंगा, मेरे को बस कोई शॉर्टकट बता दो जिससे मैं अमीर बन जाऊं, तो भैया वो तो कानूनी रास्ता तो हो नहीं सकता, वो गैर कानूनी ही रास्ता होगा, कोई शॉर्टकट होगा। और गैर कानूनी रास्ता मेरे को नहीं आता, मैं तो आपको सीधा सीधा कानूनी रास्ता बता सकता हूं। तो अब आपके जितने सवाल हैं वो मैं लेने को तैयार हूं, और आगे हम और चर्चा करेंगे जैसे जैसे वक्त मिलेगा। कमल जी, ओवर टू यू। धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 2-3 पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे आप में से पिक किए और मेरे को लगता है FPOs ने तो बहुत ही किए होंगे। आपने बोला उगाना तो सीख लिया, कमाना सीखें। आपने अमूल का एग्जाम्पल दिया और मैं आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने अमूल में 10 साल काम किया और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अमूल कहाँ से निकला। आज भी आप देखें तो अमूल का फुल फॉर्म जो है वो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद एक छोटी सी जगह है और जहाँ पे बहुत सारी इसी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलते मिलते उन्होंने अपनी वहाँ पे प्रोसेसिंग फैसिलिटी लगा ली, जो कि अमूल के नाम से बड़ी हो गई। और उसका आगे का फायदा देखिए, जैसा कि आपने बोला मार्केट, इस तरह से NCR और दिल्ली के आसपास के FPO, ऐसे ही उस समय आनंद के लिए बॉम्बे एक सबसे बढ़िया मार्केट थी जो 350-400 किलोमीटर थी, लेकिन लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने पहुंचना शुरू किया तो करते करते उन्होंने स्टेट लेवल की फेडरेशन बना ली, जो आज अमूल का मार्केटिंग का काम करती है। एक आनंद जैसी छोटी सी जगह के अंदर में इतनी बड़ी मार्केटिंग फेडरेशन का हेड ऑफिस है। और आप वहां से आगे बढ़ के अगर देखें तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि पूरे इंडिया में डेयरी की चीज़ों को चला रहा है या उसकी सबसे बड़ी संस्था है, उसका हेडक्वार्टर भी उस छोटी सी जगह में बन गया जिसको कि हम आनंद के नाम से आज जानते हैं। तो अगर हम ये चलें इस वाले मॉडल पे जो आपने बताया, तो FPO का फ्यूचर तो बहुत ही बढ़िया है। और जिस तरह से आज आपने सारे एक्ट्स को एक्सप्लेन किया है, उसमें से अगर हम सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझें तो शायद घूम फिर के सारी चीज़ें मार्केट लिंकेज पे आती हैं, जो प्लेटफॉर्म नेफेड फीफा आपको रेडिली अवेलेबल करा है। और बहुत सारी जो मंडियों की बात हो रही है, जो MD साहब ने थोड़ा सा हिंट दिया था कि हम लोग कितनी मंडियों का टारगेट करके चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी बहुत सारे क्वेश्चन FPOs के होंगे। हम चैट बॉक्स को खुला रख रहे हैं
और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो विजय जी आंसर देने के आगे करेंगे, और उसमें भी कुछ बच जाएंगे तो फिर वो हम लोग मेल पे आपको अलग से जवाब दे देंगे। मैं कुछ सवाल लूं जो सामने आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल सर। बड़े तेजी से सवाल आने लगे हैं, अच्छी बात है। बाकी तो उन्होंने कहा है कि जो फिल्म है उनका जरा डिटेल हमें भेज दीजिए, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा कमल जी, वो आप शेयर कर दीजिएगा। जी सर, जी सर। और मेरे ख्याल से अभी भी मैं आपको भेज देता हूं, तो आप उनको भेज दीजिएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि टेल द वे टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद फार्मर टू डिस्पेल द डाउट्स। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सूरी साहब का बड़ा अच्छा सवाल है कि जो किसानों में डाउट है उनको लेके कैसे हम समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि कानून बहुत सिंपल भाषा में है। आप उनको किसानों के साथ बैठ के लाइन बाय लाइन पढ़िए, जहां उनको डाउट हो। मैंने एक जो 3 प्रोग्राम है दूरदर्शन के, वो मैं भी कमल जी को भेज देता हूं। जी। और चड्ढा साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो अपने माध्यम से, अपने ऑफिसर्स के माध्यम से जहां जहां है वो किसानों के बीच में उसको सर्कुलेट करें। उसमें आप उनसे कहिए कि कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं कहना है, आप उनके साथ बैठिए। जिन किसानों को डाउट है, कानून ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, डाउनलोड इंटरनेट से हो जाता है, और लाइन बाय लाइन उनके साथ आप पढ़िए। अगर उनको लगता है कि ये लाइन समझ में नहीं आ रही है, आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आपको भी क्लैरिटी नहीं हो रही है, तो आप उस लाइन को अंडरलाइन करके कमल जी को या चड्ढा साहब के ऑफिस फीफा को भेज दीजिए। अगले सैटरडे को या संडे को, जैसे आज हमने मीटिंग करी है, मैं सारे उन लाइनों के बारे में दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ताकि किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो वो मैं उसके लिए तैयार हूं। आपको जितने डाउट क्लियर करने हैं, मैं जितनी बार करने हैं, मैं करने को तैयार हूं। तो ये बात आप करिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। बहुत सारे लोग आपको अपना वर्जन समझाएंगे कि नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे हिसाब से वैसा है। किसी का हिसाब मत सुनिए, विजय सरदाना को भी मत सुनिए। आप कानून उठाइए, एक लाइन से पढ़ना शुरू करिए। इंग्लिश में है तो उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, हिंदी में है तो आप उसको समझा दीजिए कि भैया बता, इस लाइन में तेरे को कोई डाउट है या कुछ गड़बड़ है। आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये इतना सिंपल भाषा में कानून है कि इसमें कोई डाउट का मुद्दा ही नहीं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा एक सवाल आता है विच इज रिलेटेड टू कि हमारे जो our FPO set a private market and how can our FPC can earn profit। पवार साहब का, विनायक जी का है मालेगांव नासिक से। देखिए विनायक साहब, इस बात को आप समझिए कि नेफेड आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, बाजार में ना हमेशा प्रॉफिट कमाने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। मुश्किल नहीं है प्रॉफिट कमाना, कॉमन सेंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे अच्छी क्वालिटी रखिए और सबसे कम कीमत पे प्रोड्यूस करने की हमेशा कोशिश करिए। आप दुनिया में कभी घाटे में नहीं जाएंगे। एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं हमेशा अपनी जिंदगी में रखता हूं। मेरी क्वालिटी बाजार में सबसे अच्छी, और हर वो चीज मैं करूंगा जिससे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता रहे। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, याद रखिएगा। क्वालिटी सबसे अच्छी, खर्चा सबसे कम। आप जिंदगी में कोई भी धंधा कर लीजिए, कभी मार नहीं खाएंगे। ये सिंपल फंडा याद रखिएगा। विजय सर, आपका वीडियो स्विच ऑन कर लीजिए प्लीज, वो स्विच ऑफ हो गया शायद। अरे कैसे? थैंक्स सर। हाँ, वो क्वेश्चन आंसर थे। तो कमल जी, आप एक काम करिए कि मैंने क्वेश्चन आंसर खोला था, इसलिए वो वीडियो शायद बंद हो रहा था। आप क्वेश्चन पूछते जाइए, मैं जवाब देता रहूं। जी सर। तो पहला मेरा यही निवेदन था सारे जितने हमारे किसान हैं, किसान साथी और एफपीओ साथी हैं उनसे, कि भैया देखो, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। लोगों को मौका ही मत दो कि वो आपके दाम काटे। और दुनिया में बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, अच्छे तरीके हैं काम करने के, जिससे आप वेस्टफुल खर्चे कम कर सकते हैं। जैसे आपका सबसे पहली बात है इरिगेशन। इरिगेशन में आप फ्लड इरिगेशन करते हैं, जबरदस्ती की बिजली लगती है, पानी वेस्ट होता है। उसके बाद फिर जरूरत से ज्यादा जब मॉइस्चर होता है तो कीड़े आते हैं तो फिर आपको पेस्टिसाइड स्प्रे करना पड़ता है।
फिर आपके खर्चे बढ़ते हैं और क्वालिटी खराब होती है। तो सिंपल सी बात है, आप जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, सारे खर्चे बच जाएंगे। लेकिन हम इस बात पे, छोटी सी बात पे ध्यान नहीं देते कि पानी तो फ्री का है। भैया जब पेस्टिसाइड के पैसे लगते हैं ना, वो एक्सेस मॉइस्चर के कारण लगते हैं, क्योंकि कीड़े पैदा होते हैं उसमें। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे अच्छे काम करने के तरीकों की लिस्ट बनाओ। एफपीओ में जब आप बैठते हो, मीटिंगें करते हो, तो देखो कि हम अपने मेंबर किसानों को कैसे सुधारें। कागज पे लिख लो, जिसको हम कहते हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कागज पे लिख लो उस भाषा में जो आपके बाकी मेंबर समझते हैं, चाहे वो गुजराती है, कन्नड़ है, तमिल है, जो भी भाषा है, और उसमें सबको सर्कुलेट कर दो। अपने आप देखोगे कि आपके खर्चे कम होते जा रहे हैं, क्वालिटी सुधरती जा रही है, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। जी कमल जी। एक सेकेंड सर, धन्यवाद के ज्यादा मैसेज हैं। धन्यवाद की जरूरत ही नहीं है, हम आपके साथ हैं और हमें इस पूरे मिशन को आगे ले जाना है जी। और मुझे लगता है कि हमारे एफपीओज के पास बहुत ताकत है, हमें उनको साथ देना है। सर, एक सज्जन लिख रहे हैं, हाउ कैन एफपीओज गेट ट्रेनिंग, इनपुट्स, फार्मिंग टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। जैसे आज हमने ये फोरम बनाया है, जी सर, मैं निवेदन करूंगा कमल जी से, कमल जी इसी फोरम को आप ट्रेनिंग के रूप में कन्वर्ट करिए, क्योंकि हमारे सारे किसान भाई जुड़ सकते हैं और इसी बहाने वीकली मीटिंग होती रहेगी। देखिए क्यों वीकली जरूरी है, बाजार रोज बदल रहा है। हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे दुनिया में नई चीजें क्या हो रही हैं, मक्के का रेट क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। आज जैसे छोटी सी बात है, मैं पोल्ट्री सेक्टर के साथ भी काम करता हूँ। कहीं पे अगर कोई मक्के का किसान है और एफपीओ उसके पास मक्का है, वो अपना एक बायर सेलर जैसे आप लोग करते हैं मीटिंग, उसका डेटाबेस बना लीजिए। हम पोल्ट्री इंडस्ट्री को शेयर कर देंगे कि देखिए हमारे 50 एफपीओ जो मक्का उगाते हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात करें, तो पोल्ट्री वाला जो सेक्टर है वो आपके एफपीओ से डायरेक्ट बात कर लेगा। बायर सेलर आप लोग मिलते रहेंगे। इसी तरह से दुनिया में कोई नया बीज टेक्नोलॉजी आती है, हम सीड कंपनियों से लेके आपको दे देंगे कि देखो एक नई टेक्नोलॉजी आई है, अगर आपको बात करना है तो इनसे बात कर लो। कोई नया और टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल ड्रोन की बात हो रही है, आप में से कुछ लोग ड्रोन एक्सपेरिमेंट करना चाहते होंगे, कोई इच्छा है किसी की, आप अपनी इच्छा व्यक्त करें। हम जो ड्रोन का डिपार्टमेंट उनको बोलेंगे कि भैया हमारे 3 एफपीओ ड्रोन ट्राई करना चाहते हैं, कृपया उनकी हेल्प कर दो। तो क्या होता है, जब आप वार्ता करते हो और एक प्लेटफॉर्म बनाते हो, बहुत कुछ निकलेगा। आज तो पहला दिन, यही अगर आप हर हफ्ते जुड़ते रहे तो आप सोचिए कि 52 हफ्ते के बाद, 1 साल बाद, दिसंबर 2021 में ये प्लेटफॉर्म कितना पावरफुल होगा, आप सोच भी नहीं सकते। विजय जी, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका समय हमारे लिए निकलता रहेगा अगर हम लोग हर शनिवार का ऐसा प्लान बनाएंगे। अगर एफपीओ साथी चाहेंगे तो हम आएंगे, जरूर। अगर वो नहीं चाहेंगे हमारी शक्ल देखना तो हम नहीं आएंगे। नहीं सर, बिल्कुल चाहेंगे। और आज हमारी एफपीओ की स्ट्रेंथ बता रही है कि 260 लोग जुड़े हुए हैं और कल हमारे साथ 150 थे, तो वो इंटरेस्ट तो दिखाई दे रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सब साथियों का। कमल जी कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो एक फीफा का कांटेक्ट डिटेल्स मांग रहे हैं, वो दे दीजिए। जी सर। और एक हरियाणा से डॉक्टर जगवीर है शायद, उनको वो पूछ रहे हैं कि गुड़गांव में मंडी बनाना चाह रहे हैं मिल के फीफा। हाँ सर, वो सीधे आपको ही एड्रेस किया हुआ है उन्होंने। जी। हाँ, तो वो आप जरा उनको बोल दीजिए कि वो कांटेक्ट उनका नंबर ले लीजिए जी। मंडे को हमारी टीम से उनको कांटेक्ट करें। और कुछ लोग जो हैं जनरल कह रहे हैं कि फीफा की तरफ से रिस्पांस नहीं आता है, वो भी जरा नोट करिए जी कि किन लोगों ने मेल किया है, उनको आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जी। तो ये भी जरा एक बार देखिए। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, जैसे विजय जी ने कहा है कि आई थिंक दिस विल बिकम ए मच बिगर एंड मच स्ट्रॉन्गर प्लेटफॉर्म। और सारे एफपीओज जो हैं, जो उनके डाउट्स हैं, रेगुलर जो इसमें चेंजेस हो रही हैं मार्केट में, वो सब इनको इससे पता चलता रहेगा। तो आई थिंक यू इज अ गुड बिगनिंग यू हैव मेड, तो लेट मी कांग्रेचुलेट यू। थैंक यू सर। And thank also our FIFA team, and of course thank Vijay ji for his presence and then commitment to join again every week. So मैंने सर सारे वीडियोस भेज दिए कमल जी आपको जी, जिसमें 2 डिटेल्ड फिल्म है 17-17 मिनट की,
जी पहला कानून जो मार्केटिंग का और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का 12-12 भाषाओं में है, तो वो आप ठीक। सर्कुलेट कर दीजिए जो जिस भाषा में देखना। और वीडियो फिल्म है, किसानों के बीच में बैठ के उनके सवालों के जवाब है, तो प्रैक्टिकल है। और 3 फिल्म है जो कानून का लाइन बाय लाइन एनालिसिस है, जो दूरदर्शन पे मैंने प्रोग्राम किया था तीनों जी। कानूनों का। जी। तो कानून भी पूरा समझ में आ जाएगा, उसके फायदे नुकसान या जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि 90-95% सारे शंकाओं का समाधान इनसे हो जाएगा। जी। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है, मेरा निवेदन रहेगा हमारे सभी साथियों से कि कृपया जरूर उसको लिख के भेजें कि अभी भी आपके दिमाग में क्या डाउट है, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर हमसे समाधान नहीं होगा, मैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर या जो कंसर्न जॉइंट सेक्रेटरी से मैं पर्सनली बात करके उन सवालों के जवाब लेके आप तक पहुंचा दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट आपको है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब ये जो इफ बट करूं नहीं करूं, इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाए। मैं सारे एफपीओस को एक ही निवेदन करूंगा, भाई साहब कंफ्यूजन से बाहर आ जाओ। पूरा बाजार आपके लिए खुल गया। आप कहां हैं अभी तो हमें पता नहीं, बाद में हो सकता है कि जैसे जैसे हमारे पास डेटाबेस बनेगा, कमल जी के पास होगा, चड्ढा साहब की टीम के पास होगा कि कौन कौन से एफपीओ जो आज जुड़े हैं वो किस किस शहर या किस किस गांव से हैं, किसके किस कस्बे से हैं या किस तालुका से हैं। अगर वो मेरे पास लिस्ट आ जाए तो, और उसमें साथ में ये डेटाबेस बन जाए कि इनके पास कौन कौन सी फसलें हैं, फिर हम उनको ये भी गाइड कर सकते हैं कि आप इस फसल से हटके उस पे चले जाओ, वहां आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका माल यहां नहीं बिक रहा तो आप उसको वैसे बेच दो। आपको और कोई हेल्प चाहिए तो बता दो। आपको अगर वहां पे कोई लग रहा है कि कोई बीमारी आ रही है, कंट्रोल नहीं हो रही, तो वो आप मैसेज भेज दो कि विजय जी हमारे यहाँ खेतों में इस तरह की बीमारी है, किसी को भेजो। तुरंत मैं जो मेरा एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में नेटवर्क में उनको मैसेज फ्लैश करूंगा कि इस एरिया में दिक्कत है, दौड़ के जाओ। वो दौड़ के आएंगे आपके पास। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप नहीं बताएंगे हमें पता नहीं लगेगा। विजय जी, इसमें एक आपको ये जान के खुशी होगी कि नेफेड की तरफ से हम लगातार 3 साल से एफपीओस के साथ काम कर रहे हैं। भले हम कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, फिर भी पिछले 3 साल में लगभग 1200 करोड़ की दालें और ऑयल सीड्स जो हैं हमने एफपीओ के माध्यम से खरीदी हैं। फैंटास्टिक। इतना बड़ा बिजनेस हमने एफपीओस को दिया है। 100 से ज्यादा एफपीओस को हर साल हम ऑनियन खरीदते हैं। जब 150 करोड़ का ऑनियन हम खरीदते हैं तो 100 से ज्यादा एफपीओस को 150 करोड़ का बिजनेस हम देते हैं। फार्म गेट लेवल पे खरीदते हैं और डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में पेमेंट होता है। इस बार पहली बार एफपीओ के माध्यम से हमने ऑनियन का सीड नेफेड के ब्रांड में, नेफेड एग्रीफाउंड रेड वैरायटी करके हमने प्रोड्यूस करना शुरू किया है, जिसका नासिक और इसके आसपास के जितने भी जिले हैं वहां पे हमने शुरू किया। उसको हम पैक करके ब्रांड करके बेचेंगे। तो मुझे ये लगता है कि जो जैसे आपने कहा, ये जस्ट एक बिगनिंग है। 1000 करोड़ अगर आप देखेंगे 1200 करोड़ है, तो उसमें 10-15 करोड़ रुपया जनरेट हुआ इनकम एफपीओस के लिए। ये बहुत बड़ी इनकम है। इससे हमारे एफपीओस जो है सस्टेन हो सकते हैं, अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपनी स्टेट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ जुड़ें। और आने वाले समय में जब हम दालें और तिलहन की जो फसल है उसको हम खरीदेंगे, ऑयल सीड्स को खरीदेंगे, तो उसमें आप अपना सेंटर चलाइए। आप एमएसपी का प्रोक्योरमेंट का सेंटर चलाइए। तो जितनी भी आप खरीद करेंगे उसका 1% जितनी वैल्यू है वो आपको मिलेगा एज सर्विस चार्ज। तो बहुत अच्छी इनकम होगी। और आप अगर किसान की मदद करनी है तो दाल या जो भी चीज वो ला रहा है उसको क्लीन करें, ग्रेडिंग करें, ड्राइंग करें, ये फैसिलिटी सेटअप करें। तो ये सारी मदद हम नेफेड की तरफ से आपको करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आई थिंक चड्ढा साहब, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा। भाई नेफेड तो एमएसपी पे खरीद रहा है। मैं एफपीओ को ये कहूंगा कि आपके पास नेफेड का तो एक इनकम इंश्योरेंस प्लान है ही है। आप कोशिश करें कि वो दालें, वो सब्जियां, वो अनाज जो भी आप पैदा कर रहे हैं, अपने आसपास इतना अच्छा उसकी सफाई करें और अपनी थैली में अपने नाम पे बेचना शुरू करें और आपको नेफेड की भी जरूरत ना पड़े। मजा तो उस तारीख का है। अल्टीमेट एम तो वही है कि आप हमारे को नेफेड को नहीं देना है दोस्तों। नेफेड तो हमारी मजबूरी है। लेट मी पुट इट दैट वे। हमें नेफेड तो अगर एमएसपी देता है तो हमें, यार मैं तो एमएसपी से ऊपर खरीद रहा हूं ना दिल्ली में, मेरे को बेचो।
अगर मैं नहीं खरीदता तब आप चड्ढा साहब को तंग करो। और अगर मेरे को ये पता लग जाता है कि अच्छी क्वालिटी का माल सीधा किसान से आ रहा है, साफ सुथरा माल है और बाजार के रेट पे, मैं नहीं कहता आप मुझे डिस्काउंट दो, मैं कह ही नहीं रहा हूं। अगर रिलायंस की दुकान पे मुझे 100 रुपए की दाल मिलती है और आप ये कहते हो कि साहब ये सीधा हम किसान वालों ने ये अपनी दुकान लगाई है, ये किसान का माल है और ये भी 100 का है, तो मैं भाई किसान को पैसा देने में मेरे को ज्यादा खुशी होगी या नेस्ले को या किसी मल्टीनेशनल को या बड़ी कंपनी को? आप खुद सोचो। लेकिन मुझे जो चाहिए वो चाहिए क्वालिटी की गारंटी। ब्रांड का मतलब होता है क्वालिटी की गारंटी। आप मुझे क्वालिटी की गारंटी दे दो। जैसे मैं अमूल के अलावा कोई बटर नहीं खरीदता, मैं बाकी अमूल की छाछ के अलावा कोई छाछ नहीं खरीदता। बाजार में 50 ब्रांड है, मेरे को उस ब्रांड पे भरोसा है। अब मैं ये नहीं देखता कि वो किसान की कंपनी है या मल्टीनेशनल है। किसान की कंपनी है और सबसे अच्छा माल दे रही है तो सोने पे सुहागा वाली बात है ना। मैं क्यों जाऊंगा किसी और के पास? विजय जी, आपके एक संज्ञान में एक और लाएंगे। हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एफपीओस को मालूम नहीं है अपॉर्चुनिटीज कहाँ है। फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है, सब लोग खरीदते हैं। तो एमएसपी की बात, कल मैं एनडीटीवी पे था, मैं बोल रहा था कि एमएसपी तो आप किसान पे एहसान थोड़े कर रहे हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, हमें उसको मैक्सिमम प्राइस दिलानी है, मिडिल मैन को हटाना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम एफपीओ से खरीद रहे हैं वो डायरेक्टली खरीद के अपने ब्रांड में कर रहे हैं। तो 15 से 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है फार्मर्स को, 10 से 15% का रिबेट हम दे रहे हैं कंज्यूमर को, तो दोनों को फायदा हो रहा है। तो मैं ये अनुरोध करूंगा सारे जितने हमारे एफपीओज आज यहाँ हैं, हम बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करके, मेरे को 100 करोड़ रुपया भी इन्वेस्ट करना है नेफेड से, मैं करूंगा, लेकिन हम आपसे प्राइस एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन करके आपसे लेके हम वॉलमार्ट को दें, कैसे हम फ्लिपकार्ट को दें, बड़े बड़े जो लोग खरीदने वाले हैं उनको दें, आपको लिंक उनके साथ कराएं, हम माध्यम बने, आपको हम अपफ्रंट पेमेंट करें, हम एक्सपोर्ट करें आपसे डायरेक्टली एडवांस पेमेंट करके, आपको एश्योरेंस मिले। तो आपको मजबूती कैसे मिले, इसमें नेफेड को कोई इनकम नहीं करना है, हम बिल्कुल 1 रुपया भी इसमें नहीं कमाएंगे। तो एक तो यह है। दूसरा, एक हमने 1 करोड़ रुपया खर्च किया अभी हमारी वाशी में, अपनी हमारा कैंपस है, वहां पे हमने एक छोटी सी मंडी आप बोलिए उसको, जो भी बोलिए, ट्रांजिट बोलिए, उसमें सॉर्टिंग ग्रेडिंग की फैसिलिटी हमने रखी है। हमारा पोर्टल एनईएमएल चला रहा है। तो ये आने वाले 10 दिन में शुरू होने वाली है। जितने भी लोग इस कैचमेंट में है, महाराष्ट्र के, गुजरात के कैचमेंट में है, जो मुंबई में अपना प्रोडक्ट्स फ्रेश हो, जिसको ब्रांड करके वैल्यू चेन में देना चाहते हैं, जो भी बिग बास्केट हो जिसको देना चाहते हैं, तो वो अपना सामान लेके हम कम्युनिकेट करेंगे, वहां ले आएंगे, वहां उसको ग्रेड करें, पैक करें, उसको अपना जहां भी उनको बेचना है, जिस रिटेल में बेचना है मुंबई में, हमारी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको यूज करेंगे। और हमारी अपनी फीफा की टीम वहां पे रहेगी। और हमने एक पवार साहब है जिनको हमने वहां पे अपॉइंट किया, वो भी एफपीओस के फेडरेशन के हेड हैं। तो मिनिमम सर्विस चार्ज वो लेंगे, उसको रन करेंगे। आप वहां से पूरा प्री कूलिंग है, आप 1 दिन रखिए, 2 दिन रखिए, 5 दिन रखिए, सामान खराब नहीं होगा। जब अच्छा रेट होगा आप मार्केट में रिलीज करिए। तो आई थिंक ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन मुंबई में फुट होल्ड मिले हमारे एफपीओस को, इसकी तरफ ही हमारा एक छोटा सा प्रयास है। लेकिन इस पूरे में सर एक चीज मैं आपकी तरफ से कहना चाहूंगा हमारे सारे एफपीओस को, दोस्तों, अगर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया ना तो इसे फेल हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, चाहे 2 पैसे कम मिले, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, जनता का भरोसा मत टूटने देना, नहीं तो फिर वो आपको छोड़ के वापस मल्टीनेशनल और बड़ी कंपनियों के पास चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। कस्टमर सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने साथ धोखा बर्दाश्त नहीं करता है। क्वालिटी आप भी नहीं करते। जब आप कंज्यूमर की हैसियत से बाजार में जाते हो ना, आप भी नहीं चाहते कि कोई आपको रेट तो बताए अच्छी चीज की और दे दे खराब, आप भी बर्दाश्त नहीं करोगे। विजय जी, बस इस बात का ध्यान रखना। एक एग्जांपल आपको देता हूं। तो हम हनी सोर्स करते हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हनी, उसको अपने ब्रांड में, अपने पार्टनर ब्रांड है हमारा ऑर्गेनिक सोल, हम उसको लॉन्च किए हैं। 3-4 इन्फ्यूजन्स में वो हनी है। मैंने देखा है 100 किलोमीटर से दूर से लोग आ रहे हैं। हमारे नेफेड के स्टोर ज्यादा नहीं है दिल्ली में, लेकिन हमारे स्टोर से ही लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं हम वो दूसरा हनी खा ही नहीं सकते। तो ये क्वालिटी की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो आंख बंद करके विश्वास होना चाहिए कि ये ब्रांड है, ये क्वालिटी अच्छी है, तभी जाके हम सरवाइव कर पाएंगे। इतना बड़ा कंपटीशन है।
तो मल्टी जो नेशनल ब्रांड्स हैं वो अगर हमें मात दे देंगे अगर हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करेंगे। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए क्वालिटी के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए, एसेइंग का फैसिलिटी चाहिए, हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हमने इंटरनेशनल लेवल की एसेइंग फैसिलिटीज जो स्टार्टअप्स हैं उनको अपने साथ मंडियों में जोड़ा है। इसीलिए जोड़ा है कि जब भी आपका प्रोडक्ट आएगा उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे, उसको हम पोर्टल पे लगाएंगे। जो खरीदने वाले लोग बॉम्बे में होंगे, बड़े सिटीज में होंगे, वो एकदम उस पर बिड करेंगे और ले लेंगे उसको, क्योंकि उनको क्वालिटी की गारंटी होगी। अगर क्वालिटी में जरा सी भी चूक हुई या चीटिंग हुई या कुछ भी हमारी तरफ से कमी होगी तो वो उनका विश्वास हमसे उठ जाएगा। विजय जी, दो टेक्निकल सवाल है विजय जी। जी जी बोलिए। एक सवाल जो एक एफपीओ के भाई साहब ने पूछा है वो ये है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या कोई एफपीओ अपने मेंबर को मदद कर सकता है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो एक्ट है उसमें अगर डिस्प्यूट हो गया बायर और सेलर में तो कैसे मदद करें एफपीओ? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, आप उसमें कर सकते हैं। देखिए क्या है, मैं आपके सामने वो लाइन पढ़ देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। बहुत अच्छा सवाल जिसने भी पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको लेके कहा जा रहा है कि आप कोर्ट जाने से मना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कानून क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर मान लीजिए कि कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मैं मान के चलता हूं कि कोई डिस्प्यूट हो गया, अब कानून क्या बोलता है, जिस अथॉरिटी के पास आप जाते हैं, एसडीएम के, अपना जो एसडीएम है वो एक कंसिलिएशन बोर्ड की गठित कर देगा, चाहे उसमें वो 5 आदमी 3 आदमी बैठा है। उसमें जो अफेक्टेड पार्टी है, जैसे आपका किसान है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और वो सफर कर रहा है, वो किसान ये कह सकता है कि मेरी तरफ से ये मेरे जो भाई साहब एफपीओ के डायरेक्टर हैं या सीईओ हैं या सेक्रेटरी हैं, जो भी हैं, या मेरा भाई है या मेरा अंकल है, जिसको भी किसान चाहे उस कंसिलिएशन बोर्ड में बैठा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब वो चर्चा होगी, पहली बात तो मेरा निवेदन है सब किसान भाइयों से कि जो भी आप करार करें उसको लिखित में करें, वो चाहे कितना भी आपका रिलायबल बिजनेसमैन हो। अल्टीमेटली डिस्प्यूट में, मैं वकील भी हूं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, मैं हाई कोर्ट में वकील हूं। कोर्ट में कोई केस जाता है, कोर्ट ये कहेगा प्रूफ क्या है कि आपने ये वादा किया था या ये समझौता किया था। आप कहोगे नहीं इसने कहा था, उसका कोई मतलब नहीं। आप लिखिए, बिल्कुल जरूर लिखिए उस बात को, और जहां लिखते हैं उससे उस पे भी साइन करें और खुद के भी साइन कराएं। आपने बिल्कुल ठीक कहा विजय जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हम फीफा की तरफ से एक मुहिम चला रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है उसको हम डिजाइन करें। जहां भी हमारे एफपीओज कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं हम उनको हेल्प करें, हैंड होल्ड करें। जहां हमें आपकी एडवाइस चाहिए हम आपसे एडवाइस लें, या लोकल लेवल पे कहीं से एडवाइस चाहिए वो भी ले दें, लेकिन हम बीच में रहें अपने एफपीओज की और वो जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है उसके साथ। हम ओवरसाइट रखें कि कहीं कोई हमें चीट ना कर रहा हो, और कहीं भी हम आपको ये एश्योरेंस देते हैं कहीं भी ऐसा कोई स्थिति आएगी, किसी को हेल्प चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में चाहिए, एसडीएम के पास चाहिए, सेक्रेटरी के पास चाहिए, फीफा की तरफ से हम पूरी हेल्प आपको करेंगे। हमारी आउटरीच है, भारत सरकार में चाहिए होगी वहां भी हम करेंगे। और लीगली अगर आपको एडवाइस चाहिए, विजय जी ने पहले ही कहा है वो एक वरिष्ठ वकील है, तो ये भी आपको कानूनी सलाह देने को तैयार हैं। तो इसलिए हम केयरफुल रहें कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, हर चीज को डॉक्यूमेंटेड रखें, क्योंकि बाद में प्रूफ कोर्ट में हमें प्रोड्यूस करना होता है। तो अपना इंटरेस्ट हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे विजय जी के साथ मिलके, वो भी सारे एफपीओ जो जितने हमारे साथी हैं उनको हम सर्कुलेट करेंगे, सो दैट आप केयरफुल रहें जब आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करें। मैं एक लाइन सर पढ़ देता हूं, हमारे जो किसान भाई हैं जो इंग्लिश समझते हैं, मेरे पास इंग्लिश का लॉ की लाइन है तो तसल्ली हो जाएगी उनको। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका जो 13 नंबर पॉइंट है, सेक्शन 13, वो ये बोलता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट का है सेक्शन 13, उसकी भाषा क्या है, एवरी फार्मिंग एग्रीमेंट शेल एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड फॉर ए कंसिलिएशन प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ ए कंसिलिएशन बोर्ड। मतलब उसमें जो भी आप एग्रीमेंट साइन करें उसमें आप एक लाइन जरूर डाल दें कि किसी भी डिस्प्यूट की स्थिति में हम कंसिलिएशन बोर्ड की स्थापना करेंगे और उसमें इट विल कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टीज टू द एग्रीमेंट।
तो उसमें यह है कि जो पार्टी जिसने भी वो करार किया है उसके रिप्रेजेंटेटिव उस कंसिलिएशन बोर्ड में होंगे। अब ये किसान जिसने एग्रीमेंट किया है ये उसके ऊपर है कि वो अपनी तरफ से किसको भेजता है उसमें। तो अगर वो किसान कहता है एफपीओ का, जैसे आपने कहा, वो एफपीओ के सीईओ को कह सकता है भाई साहब आप मेरी तरफ से बैठ जाओ, डायरेक्टर को बोल सकता है, किसी और समझदार आदमी को बोल सकता है, थर्ड पार्टी को बोल सकता है, कमल जी को बोल सकता है कि कमल जी यार आप जरा मेरी जगह बैठ जाओ। ये किसान की मर्जी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता कि एफपीओ को कि आप अपने किसान के लिए क्यों लड़ रहे हो, किसान को लड़ने दो। हाँ, किसान को इतना कहना पड़ेगा कि मैं एफपीओ को ऑथराइज कर रहा हूं कि इस मैटर में वो मेरा पक्ष रखे, बस इतनी सी बात है। विजय जी, एक और टेक्निकल सवाल एक एफपीओ के भाई साहब ने पूछा जो ऊपर जी। खो गया, काफी मैसेजेस आ रहे हैं। तो जो सवाल उनका था ये था कि कैन एफपीओ बी अ होलसेलर, मतलब कैन एफपीओ ट्रेड विथ अदर एफपीओस। ये एक सवाल था कि जैसे बिल्कुल कर टर्शरी सकते हैं। मार्केट में, बॉम्बे मार्केट में, किसी और बड़े मार्केट में कैन एफपीओ एक्ट एज अ होलसेलर। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, आज मैं मुर्गी का किसान हूं, हम 10 15 20 लोग मिलके एक मुर्गी का कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट करते हैं, एक एफपीओ बना देते हैं। आज मैं छोटा किसान हूं, 3000 मुर्गियां 5000 मुर्गी रखता हूं। एक गांव में मान लीजिए हम सब मिलके 2 लाख मुर्गी बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब मेरे को मक्का खरीदना है तो मैं जो एफपीओ मक्का बेचती है मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं कि आप मुझे मक्का दे दीजिए। या हम एफपीओ हैं, मैं तेल का व्यापार करना चाहता हूं उदाहरण के लिए, या मेरे पास बाजरा है और मैं बैठा हूं फॉर एग्जाम्पल जयपुर में। अब जयपुर में तो गेहूं का आटा भी बिकता है, बाजरे का आटा भी बिकता है और चावल भी बिकता है। मैं एफपीओ हूं जिसके पास बाजरा है, तो मैंने अपना साफ सुथरा करके बाजरा और बाजरे का आटा बेचना शुरू किया। मेरे पास कस्टमर आता है, ये कहता है भाई साहब मेरे को आप आटा नहीं दे सकते मध्य प्रदेश की गेहूं का जो ड्यूरम व्हीट है। तो जो एफपीओ है मध्य प्रदेश में, मैं उससे बात करूंगा कि यार मुझे एक गाड़ी गेहूं भेज दो, मैं उसका आटा पीस के अपने नाम पे आटा बेचता हूं, तो मैं दूसरे एफपीओ से गेहूं खरीद सकता हूं। अब वो जो मध्य प्रदेश में एफपीओ है उसको बाजरे का आटा चाहिए, वो मेरे से ले ले। भाई आफ्टर ऑल आप ये कर सकते हैं। आज कोऑपरेटिव में भी यही हो रहा है। अमूल क्या कर रहा है? अमूल भी तो बाकी राज्यों में कोऑपरेटिव से अपना माल बनवा रहा है, ब्रांड अपना यूज कर रहा है, लेकिन बाकी किसानों की हेल्प करने के लिए वहां से डेयरी प्रोडक्ट खरीदते हैं। उनकी मार्केटिंग कमजोर है, अमूल मार्केटिंग की जिम्मेवारी लेता है, माल उनकी अमूल की क्वालिटी के हिसाब से वो लोग माल बना के देते हैं। तो ये तो बहुत पॉसिबल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी रूप में कोई दिक्कत नहीं। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुदर्शन जी को शुरू में याद किया था। सुदर्शन जी बड़ी बेताबी से वेट कर रहे हैं कि वो लास्ट में सबका धन्यवाद करें। और सारे एफपीओ भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन शायद मिस हो गए, लेकिन हमने सारी चैट को सेव किया हुआ है और बार बार आपके सामने में 2 नंबर, कॉन्टेक्ट के नंबर और मेल आईडीज फ्लैश हो रहे हैं, एक फीफा का, एक आईसैप का। आप किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को रिपीट भी कर सकते हैं। हम वापस आपके पास आएंगे और जैसा कि विजय जी ने एश्योरेंस दिया है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हर शनिवार को मिलें। तो अगर ऐसा अपना एक प्रावधान बन जाता है तो आपको कहीं ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि पुराने क्वेश्चन के आपको आंसर नहीं मिले। वो सब उस समय तक मिल चुके होंगे और ये सीरीज ऐसे ही चलेगी। अब मैं सुदर्शन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि और एक मैं छोटा सा निवेदन कर देता हूं कमल जी। यस सर, जी सुदर्शन जी तो अपनी जिम्मेवारी पूरी करेंगे ही। जितने वीडियोस थे उनके लिंक मैंने कमल जी को जी ऑलरेडी मेरे को मिल भेज दिए गया हैं अभी, जी। तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे। दूसरा, जितनी हम यहाँ चर्चा करेंगे, मुझे लगता है कि ये आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का फायदा है कि अगर हमारे कोई साथी भाई छूट गए हैं तो मुझे लगता है कमल जी इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब वगैरह पे डाल देंगे जरूर। और अगली बार की जो चर्चाएं रहेंगी उनको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अगर आपका कोई सवाल छूट गया या किसी कारण से आप नहीं सुन सके तो आप पुराने एपिसोड में जाएंगे तो आपको उन सवालों के जवाब मिल आंसर जाएंगे। मिल जाएंगे, बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें आपको फीफा के साइट पे भी मिलेंगी। तो हम चाहेंगे, क्योंकि फीफा एक एफपीओ की पूरी बॉडी है, एक हेड की तरह से है और एक नेशनल लेवल फेडरेशन का शेप ले रही है, तो इसलिए सारी चीज़ें आपको फीफा की आईडी से ही मिलेंगी। सुदर्शन सर प्लीज। सर आप म्यूट पे हैं जी। थैंक यू कमल जी। एफपीओ संघ साझेदारी ये श्रृंखला का उद्घाटन 2 अक्टूबर को
एमडी सर और नाफेड के चेयरमैन सर ने किया था। और इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आज विजय जी शरीक हुए हैं और उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में एफपीओ के लिए मार्गदर्शन किया है, एफपीओ के बिजनेस के लिए, और जो अभी कानून आए हैं कृषि सुधार के, उसमें एफपीओ कैसे उसका फायदा उठा सकती है, अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकती है, इसको बहुत ही आसान शब्दों में उन्होंने इसका विवरण दिया है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा विजय जी आपका इसके लिए। आपने आश्वस्त किया है कि हर शनिवार को आप इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। हमारे नाफेड के एमडी सर, जिन्होंने श्रृंखला का उद्घाटन किया 2 तारीख को, और आज भी वो अपना कीमती समय निकाल के संडे के दिन इसमें आए हैं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपका कि आप उपस्थित होकर सारे एफपीओ का और हमारा मार्गदर्शन किए हैं। और इसी में जो भी नाफेड के अधिकारी, आईसैप के अधिकारी और फिफा के अधिकारी शामिल हुए हैं, उनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड में काफी काम होता है जो इस श्रृंखला को यशस्वी बनाने के लिए कार्यरत रहता है। और उस बैकग्राउंड में जो भी लोगों ने निभाया है सैटरडे संडेज में काम करके, उन सबका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सारी जो एफपीओ आज उपस्थित है, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद उनका देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के इस श्रृंखला में शरीक हुए हैं। बहुत एफपीओज ने पूछा है कि हम फीफा के मेंबर नहीं बने हैं, फीफा के मेंबर कैसे बने, उनके सवाल आए हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि फीफा की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है। तो फीफा की मेंबरशिप 2000 रुपए देकर आप ऑनलाइन तरीके से उसको आप तुरंत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीफा के मेंबर बन सकते हैं। और 1-2 सवाल थे कि फीफा में अभी हमें कांटेक्ट नहीं होता है या समय पे जानकारी नहीं मिलती है। तो हमने अभी 2 नंबर फ्लैश किए हैं अपने चैट बॉक्स में और ईमेल भी फ्लैश किए हैं। तो आप इस नंबर पे या मेरा भी नंबर पे आप जो फीफा की वेबसाइट पे ऑलरेडी है, कभी भी कॉल कर सकते हैं और जो भी मदद आपको चाहिए उसके लिए आप निवेदन कर सकते हैं और हम हमारे कैपेसिटी में जो भी पॉसिबल है वो आपकी मदद के लिए तत्पर हाजिर होंगे। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सारे एफपीओ के पदाधिकारी और एफपीओ के बोर्ड मेंबर्स का जो आज इस श्रृंखला में उपस्थित रहे। और जैसे कि विजय जी ने आश्वस्त किया है और कमल जी ने भी आश्वस्त किया है, हर शनिवार को हम नए-नए विषय लेकर ये चर्चा सत्र आगे जारी रखेंगे और हमारे एफपीओ के लिए जो भी चीजें फायदेमंद साबित होंगी उस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सबका। तो कमल जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि थैंक यू वेरी मच टू यू आल्सो कि थैंक यू आप सर, थैंक यू सर। आज की श्रृंखला का समापन करें। थैंक यू सर। इसी के साथ हम आज के इस सत्र को समाप्त करते हैं और आप सबसे अगले शनिवार को मिलने की अपेक्षा रहेगी। और आप हमारे यहाँ के दिए हुए मेल और आईडी नंबर का आप पूरा सदुपयोग करें। आप जिस तरह के भी विचार हमसे शेयर करना चाहें ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।